हम अपने प्रोजेक्ट्स को अपना बिल्डअप कर रहे हैं। बेसिकली मेरा लाइक ट्रैकर ऑप्टिमाइज ट्रैकर पोजीशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट काइंड ऑफ है। तो इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली अभी स्टार्टिंग फेज है, तो हमारे इधर भी सबको बस काम असाइन किया गया है, बोला ऐसे ऐसे करना है एंड वी हैव टू कोड इट आउट कि इसको कैसे करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है कि हम कैसे सॉल्यूशन पे आ सकते हैं, राइट। ठीक है, मैं बता देता हूँ यार। मेरा प्रोजेक्ट इज मेरा ऐसा है ना, मेरे को एक प्रोजेक्ट दे दिया गया है एंड आई हैव बीन असाइन्ड अ मेंटर। मेंटर का बेसिकली प्रोजेक्ट मेरे मेंटर का है एंड माय टास्क इज टू हेल्प हिम थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। उसमें मेरा भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा एंड एट सेम टाइम आई गेट एड हॉक प्रोजेक्ट्स। मेरे को आज काम दे रहे हैं एंड दे आर लाइक कि यू कैन डू दिस इन 4 hours और मे बी बाय टुमारो इवनिंग, ऐसा कुछ। तो वो एड हॉक काम रेगुलर रहता है एंड बैकएंड पे लाइक बाय द टाइम साथ में पूरे प्रोजेक्ट ओवरऑल प्रोजेक्ट पे काम चलता रहेगा। एंड इट इज मोर ऑफ अ टेक प्लस स्ट्रैटेजी रोल। डेटा भी देखना है एंड स्ट्रैटेजी बनाना है, दैट्स इट। अनम्यूट कर ले भव्य ब्रो। हेलो, अब आ रही है? हाँ Yes, yeah, you are audible. हाँ सो मेरा ये सीन है, लाइक करंटली तो जो कंपनी का डेटा आर्किटेक्चर है उसको समझना, लाइक डेटा लेक से डेटा कैसे फेच करना है वो सब। और दूसरा लाइक स्टैटिस्टिक्स फोकस्ड है, लाइक जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग और वो सब है उनके लिए उनको नए टेस्ट और वो सब इम्प्लीमेंट करने हैं, सो उस पर काम करते हैं। That sounds cool. So next question is like currently students from the second year who have just entered the third year are very confused about the data science and data analytics role. So like, can you differentiate between data science and data analytics profile? श्योर। तो बेसिकली ये फ्रेशर्स को डिलेमा रहती है, उन्हें ये कंफ्यूजन रहता है कि डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स में डिफरेंस क्या है। गाइस देखो, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। डेटा एनालिटिक्स नाम से ही पता चल रहा है कि यू हैव टू मैनिपुलेट विद डेटा, राइट। जब जिस भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में तुम जाओगे, वहां पे तुम्हें सेट ऑफ डेटा सेट दे रखेंगे और तुम्हें उसमें से इंसाइट्स निकालने हैं, उसको एक्सप्लोर करना है, विजुअलाइज करना है, डैशबोर्ड्स बनाने हैं, राइट। डेटा एनालिस्ट का एक्चुअल रोल उतना होता है, बट इन जनरल कंपनीज में इतना होता नहीं है। वो तुम्हें एडॉक काम देते हैं, जैसे अभी लाइक एक तुम्हें पीएस पकड़ा दिया, उसके बाद कंपनी की छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे काम है, वो तुमसे करवाते हैं एज अ डेटा एनालिस्ट। कंपेयर टू डेटा साइंटिस्ट, वंस दे गिव यू द डेटा, उनका ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि एनालिस्ट वाला काम तो तुम करोगे ही, उसके साथ साथ मॉडल भी एक प्रिपेयर करोगे। बेसिकली उस डेटा के लिए के ऊपर तुम एक अच्छा एल्गोरिदम सेट करोगे जिससे तुम उससे इंसाइट्स निकाल पाओ, जिसको हम बेसिकली कहते हैं कि परफॉर्मिंग सब मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, और वहां से तुम रिजल्ट्स निकाल पाओ। तो बेसिक डिफरेंस, मोटा मोटी डिफरेंस यही है डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट में। Anyone would like to add? हाँ यार, मैं तू तो बोल रहा है, लाइक साथ में ऑडियंस को भी बोल लेने दे थोड़ा। तो इसमें तो उसके लिए सेटिंग चेंज कर देते हैं बस। हाँ, तो सेटिंग्स चेंज करते हैं एंड किसी को कोई डाउट होना यार, जस्ट रेज योर हैंड्स और एक एक करके बोलते जाना। या फिर चैट में भी डाल सकते हो, चलेगा वहाँ पे भी। और यार थोड़ा भी मतलब वो मत रखना डैड पड़ रही है तुम्हारी कुछ भी पूछने से सबके सामने। जस्ट बी एज जेन्युइन एज पॉसिबल, मतलब जो पूछना हो डायरेक्ट उठ के पूछ देना। और गाइस देखो, ऐसा तो है नहीं कि हम बाहर से आए हैं 10 साल का एक्सपीरियंस वाले, बस हम तुमसे 1-2 साल ही बड़े हैं। तो ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है, चिल है एकदम। तो जो पूछना आराम से पूछ लो, छोटा सा डाउट हो तभी भी पूछ लेना, क्योंकि जनरली इंटर्न में चीजें अगर क्लियर होती है ना तो बेटर होता है सबके लिए, राइट। तुम्हारे लिए भी आसान होगा। यार आपके इंटर्न प्रोजेक्ट्स क्या थे? अभी जस्ट बताया भाई सब क्या काम कर रहे हैं हम लोग, क्या कैसे प्रोजेक्ट्स हमारे। आर यू इनटू लाइक प्रोजेक्ट को डिटेल में जानना है, देन मीट के बाद बात कर लेंगे, एंड में बात कर लेंगे इस पे। आई गेस ये रेज्यूमे के प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हाँ होगा। हाँ भैया, रेज्यूमे वाले प्रोजेक्ट्स। ओके, अच्छा। वो सेशन आगे कवर करते हैं एक सीरीज वाइज। नहीं तो ऐसा होगा कि एक बार रेज्यूमे पूछ रहे, एक बार इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ रहे, राइट। तो बिगड़ जाए। आई गेस अब सारे अटेंडी भी माइक ऑन कर सकते हैं, तो किसी को अगर कुछ पूछना तो एक बार हैंड रेज कर लेना। तो प्रोजेक्ट्स पहले बता देते, लाइक बेसिकली अगर तुम डीएस रोल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, राइट, तो तुमसे एक्सपेक्टेड रहेगा कि तुम्हें एटलीस्ट डीप लर्निंग में से कुछ टॉपिक्स लाइक एनएलपी, सीवी या आरएल का कुछ अच्छा ग्रिप हो, तुमने इसमें कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हो, राइट, तुम्हें न्यूरल नेटवर्क्स पे काम करना आता हो,
एज अ डेटा साइंटिस्ट। अब तुम डेटा एनालिस्ट की बात करोगे तो इट्स नॉट कंपलसरी, बट नोइंग दैट नॉलेज इज ऑलवेज गुड, राइट? अगर तुम अच्छे से ट्रेन कर पा रहे हो, एक अच्छा CNN नेटवर्क्स बना पा रहे हो, ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स यूज कर पा रहे हो, देन इट्स ऑलवेज अ प्लस पॉइंट। बट अगर मैं प्रोजेक्ट्स की बात करूंगा तो आई वुड से कि अगर तुम मेरे प्रोजेक्ट्स तो पर्सनली थे कि एक मेरा सेंटिमेंट्स एनालिसिस का NLP का प्रोजेक्ट था, तो LSTMs वगैरह NLP का टॉपिक यूज करके मैंने बनाया था, राइट? एंड दूसरा था ऑटोनोमस कार ड्राइविंग वाला, जो सेल्फ ड्राइविंग में यूज होता है, राइट? सेमेंटिक सेगमेंटेशन हम यूज करते हैं। तो सेकेंड ईयर में जब मैंने ML पढ़ा था तो उस टाइम के हिसाब से ये मेरे डिसेंट लेवल प्रोजेक्ट्स थे जो मैंने रेज्यूमे में डाले थे। बाकी भी बता देंगे सीनियर्स अपना अपना प्रोजेक्ट। कोई ऐड करना चाहेगा प्रोजेक्ट के बारे में? और यार आई गेस इसने काफ़ी कुछ अच्छे से कवर कर लिया है। व्हाट आई वुड से इज़ कि यार देखो, मेरा प्रोजेक्ट में ऐसा था ना, मैंने प्रोजेक्ट हमेशा JD देख करके बनाया था, इस वजह से मेरा 10 प्रोजेक्ट का लिस्ट भी एग्जॉस्ट हो गया था जो TPO अलाउ करता है पोर्टल पर। तो यार मतलब आई थिंक आई एम द रॉन्ग पर्सन टू आस्क दिस, बिकॉज मेरे को काफ़ी BT आया था बाद में। यार ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से एडवाइस करूंगा कि अपने जो 10 तुम लोगों को जस्ट नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि तुम लोग अपने 10 ही प्रोजेक्ट्स सॉरी रेज्यूमेस बना सकते हो अलग अलग TPO पे, प्लेसमेंट पोर्टल पे। तो मैंने क्या किया था कि मैं स्टार्टिंग में अलग अलग कंपनीज के JD के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोजेक्ट्स बना रहा था। एंड इस चक्कर में व्हाट आई डिड वाज कि मेरे अगस्त एंड होते होते आई हैड एग्जॉस्टेड 8 स्लॉट्स आउट ऑफ 10, और आखिरी के 2 से मेरे को एडजस्ट करना पड़ा था पूरे टाइम। तो ये गलती मत करना, बाकी मोटा मोटा उत्कर्ष ने सब कवर कर ही दिया है। और अगर कंपटीशन में पार्ट लाइक हेगल पे हो गया, ड्रिवन डेटा पे हो गया, तो काफी हेल्पफुल रहेगा। लाइक तुमने किसी कंपटीशन में पार्ट लिया, इंस्पाइट की रैंक तुम्हारी टॉप 3 या टॉप 10 में नहीं आई हो, बट स्टिल तुम लोग उस पर्टिकुलर कंपटीशन के रिगार्डिंग जो तुमने डेवलप करा उसका ऐसा प्रोजेक्ट डाल सकते हो, और वो काफी गुड रहेगा। क्योंकि जो कंपटीशन में जो PS रहता है वो काफी अच्छी क्वालिटी का रहता है इन जनरल, रादर देन जो क्लासिक जो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स का रहता है कि ये वाला वो वाला टाइप से। लाइक उत्कर्ष भैया ने अभी डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस का डिफरेंस बता दिया था, तो एज अ प्रोस्पेक्टिव ऑफ टॉपिक DS में क्या डेटा एनालिटिक्स में पढ़ना है वो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो ताकि लोगों को पता चल सके कहाँ दोनों जाके अलग हो जाते हैं एज अ प्रोस्पेक्टिव ऑफ स्टडी? देखो, पहले मैं बोलूंगा कि डिफरेंशिएट मत करो, ठीक है? चीजें तुम डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट में तुम डिफरेंशिएट बिल्कुल मत करो। आफ्टर ऑल अगर तुम्हें डेटा सीखना है देन गो फॉर इट, कि तुम ट्राई करो एज मच टॉपिक्स तुम कवर कर सको। अब जनरली लोगों का ये पर्सपेक्टिव रहता है कि डेटा एनालिस्ट में थोड़ा कम करना पढ़ना पड़ेगा, डेटा साइंटिस्ट में थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो डेटा एनालिस्ट कर लेते हैं, इंटर्न लगवा लेते हैं। बट गाइज दिस इज नॉट द केस, ठीक है? अगर तुम एनालिस्ट की भी बात करते हो तो इवन इफ उसमें टॉपिक्स थोड़े कम स्केल पे रहेंगे बट वो प्रिटी चैलेंजिंग टॉपिक्स होते हैं। लाइक अगर मैं बोलूँ SQL, आई एम प्रिटी श्योर अभी बहुत सारे बच्चे जो डेटा एनालिस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनका SQL इतना स्ट्रांग ना हो, ठीक है? बट कंपनीज एनालिस्ट के लिए डिमांड करती है कि तुम्हें SQL आना चाहिए, राइट? बट अगर तुम डेटा साइंटिस्ट के लिए रोल्स के लिए देखोगे तो वहां पे ML के साथ साथ तुम्हारा DSA वाला पार्ट भी आ जाता है जो एनालिस्ट में उतना नहीं होता है, राइट? तो अब ये बायस और ये जो तुम्हारा बैलेंस है ये तुम ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, राइट? तुम ये ट्राई करो कि तुम कौन कितने टॉपिक्स अच्छे से कवर कर सकते हो। इवन अगर तुम डेटा के लिए प्रिपेयर कर रहे हो देन गो फॉर इट। कोई ML मॉडल अगर तुम्हें पसंद आ रहा है, अगर सपोज तुम कोई टॉपिक है, कोई न्यूरल नेटवर्क है, ट्राई करो कि तुम उसको अच्छे से समझते हो, उसको तुम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पा रहे हो और उसे तुम यूज कर पा रहे हो। अगर तुम इतना भी कर पा रहे हो देन इट इज अ डिसेंट प्रोजेक्ट कि तुम वो शो कर सकते हो अपने इंटरव्यूअर को कि ये जो मैंने प्रोजेक्ट डाला आई एम क्वाइट कंफर्टेबल एंड क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट इट, राइट? तो इट्स नॉट अबाउट कि डिफरेंशिएटिंग, इट्स अबाउट कि इंटीग्रेटिंग सम टॉपिक्स कि तुम कितने अच्छे से कर सकते हो काम। एंड अदर कोई ऐड करना चाहता है कुछ? नहीं यार, ये बंदा मेरे को लग रहा है काफी सेशंस लेके बैठा है, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर दे रहा है अच्छे तरह से। लाइक एक केस स्टडीज का सीन है, लाइक केस स्टडीज, गेस्टिमेट्स, इन सब पे फोकस लाइक DA में ज़्यादा रहता है। DS में आई डोंट थिंक सो वो लोग केस स्टडी और गेस्टिमेट्स पे इतना फोकस करते हैं। यार हाँ, आई वुड से अगेन ये वाला पार्ट मैं भी बोलूंगा, DS में उतना कुछ खास फोकस नहीं दिखा मेरे को कभी केस स्टडीज पे।
एंड ऑल्सो चलो जो लोग केस वगैरह के लिए प्रेप करना चाह रहे हैं ना, गेस्टिमेट्स एंड ऑल, यार अभी रिसेंटली ना बिज क्लब ने एक वो निकाल दिया था, एक बुकलेट निकाला था अच्छा खासा, कितने पेजेस का मेरे को ध्यान में भी नहीं है, लाइक उसने उसमें सारे इंटरव्यूज वगैरह का एक्सपीरियंस था डीए एंड डीएस रोल्स के लिए, तो उसको तुम लोग रेफर कर सकते हो। और लाइक तू बता दे फिर, तो अगर कुछ ऐड करना हो तो। ऐसा कुछ नहीं है इसमें। और बाकी लिए किसी ने पूछा कि कंपटीशन केगल पे कौन से लाइक प्लेग्राउंड वाले का, तो प्लेग्राउंड वाले की ऐसा है कि प्लेग्राउंड वाले गुड प्लेस टू स्टार्ट। उसमें तुम्हारा लाइक थोड़ा सा तुम्हें डेटा एनालिटिक्स का आइडिया लगेगा कि उसमें इन जनरल प्लेग्राउंड में क्या रहता है कि कोई डेटा है, तुम उसका क्लस्टरिंग करके दो, कितने अच्छे से क्लस्टर कर पा रहे हो, या थोड़ा सा उस टाइप से रहता है कि तुम्हें डेटा के साथ कितने तरीके से तुम मैनिपुलेट कर पा रहे हो। और कॉम्पिटिशन में क्या है, तुम्हारा मॉडलिंग वाला पार्ट भी आ जाता है कि तुम किस तरीके से अपने मॉडल को भी अच्छे से उस डेटा पे फिट करवा पा रहे हो। और जैसे के लिए कभी तुम देखोगे उसमें भी माइक्रो डेंसिटी फोरकास्टिंग टाइप सा, या फिर इस टाइप से कुछ ना कुछ उसमें चलते रहेगा, या तो कुछ स्टूडेंट परफॉर्मेंस फोरकास्टिंग टाइप सा भी चल रहा था उसमें, तो इन सबको देख सकते हो। एंड गाइस, जो डीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, गेस्टिमेट्स का सबसे बेस्ट प्रैक्टिस रहेगा, तुम दोस्त अपन आपस में एक दूसरे से सवाल पूछो। लाइक हम ऐसा करते थे कि लाइक एक बहुत जेनरिक क्वेश्चन है, बट इसके बारे में सोचना कि गेस्टिमेट करो कि जो एलसी पे बंदा है, ठीक है, उनकी मंथली सेल्स कितनी होती होगी, ठीक है, या फिर तुम्हारा जो कैंटीन वाला है वो कितना कमाता होगा। ये बहुत बेसिक और नाइव एग्जांपल्स है गेस्टिमेट के, बट तुम्हें आइडिया पूरा अच्छे से दे देंगे कि तुम्हें कैसे कैसे। एंड गेस्टिमेट इज नॉट अबाउट कि तुम डायरेक्ट आंसर करते हो कि हाँ इतना 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 है तो इतना लाख रुपए कमाता होगा। दैट इज नॉट गेस्टिमेट। इट्स लाइक कि फाइंडिंग ऑल द डिपेंडेंट वेरिएबल्स कि किस किस तरीके से वो कमा सकता है, क्या क्या रेवेन्यूज वो जनरेट कर सकता है, कैसे वो अपना कॉस्ट कटिंग बचा सकता है, और कैसे वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है। दिस इज गेस्टिमेट ऑल अबाउट, राइट? तो ये मैं बोलूंगा कहीं नेट या रिसोर्स ढूंढने से अच्छा है तुम आपस में बैठो और खुद इसके ऊपर डिस्कस करो। गेस्टिमेट्स इज जस्ट अ गुड ग्रुप डिस्कशन वेयर यू कैन फॉर्मुलेट फ्यू थिंग्स इन अ बेटर वे, राइट? तुम कैसे उसको ऑप्टिमाइज करते हो। तो गेस्टिमेट्स का तो यार इतना बीटी मत लो, उसको अच्छे से तुम एक दो दिन में निपटा सकते हो अच्छे से डिस्कशन करके। एंड यार गेस्टिमेट्स का ऐसा भी है ना, लाइक तुम लोग अगर प्रेशर लेकर के सोचोगे ना कि करना है करना है करना है, वो नहीं होता अकेला बैठकर, थोड़ा सा उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग मांगता है। तो इसके लिए यही अच्छा तरीका होता है, डिस्कशंस करो। एंड अगेन अगर बाय सपोज तुम्हारे ग्रुप में लाइक तुम लोग सोच इनिशियल थॉट्स नहीं दे पा रहे हो, तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो गेस्टिमेट्स के काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, उनके सॉल्यूशंस बहुत सारे नेट पे अवेलेबल है, उनको रेफर करो। लेकिन रेफर करने से पहले आई वुड से पहले क्वेश्चन लो, आपस में डिस्कस करो एंड देन उधर रेफर करो। जैसे मेरे को याद है मेरे लाइफ का पहला गेस्टिमेट प्रॉब्लम वाज कि नंबर ऑफ फ्लाइट्स टेकन ऑफ फ्रॉम एन एयरपोर्ट, और शायद बॉम्बे या दिल्ली कोई एयरपोर्ट था वो, दैट्स इट। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके बहुत अलग अलग सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। जितने भी थॉट्स आ रहे हैं ना, एक तो लिखना स्टार्ट किया करो यार गेस्टिमेट्स का जब भी पार्ट आए। ऐसा नहीं कि तू कुछ बोल रहा है एंड देन सामने वाला कुछ बोल रहा है एंड ये बनते जा रहा है। जो भी बंदा कुछ बोल रहा है वो लिखते जाओ, साथ में एक डॉक्यूमेंट करो, एंड देन यू विल रियलाइज कि कौन सा सॉल्यूशन मोस्ट फीजिबल है उस आंसर तक लाने के लिए। एंड और भी, हाँ, और भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स अगर तुम लोग को देखना हो, देन मेरे को एक दो याद है यार, नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स सोल्ड, ऐसा वैसा क्वेश्चंस मिल जाएगा काफी। यूट्यूब पे तुम लोग सर्च कर सकते हो, नेट पे सर्च कर सकते हो, मिल जाएंगे बहुत सारे। So Joy had raised a hand, so if you want to speak, you can unmute. Hello, am I audible? यस। ओके, सो मेरा यही क्वेश्चन था कि मतलब इंटरव्यूअर्स, मतलब डीएस इंटरव्यू के लिए अगर प्रिपरेशन करना है, सो मतलब जनरली इंटरव्यूअर्स क्या देखते हैं, मतलब उन लोग को क्या खासियत, मतलब क्या स्किल सेट में वो लोग ज्यादा बेटर देते हैं। मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कुछ फालतू स्किल सेट में ज्यादा टाइम लगा देते हैं, तो वो नहीं करना। तो मेरे को जानने के एग्जैक्टली इंटरव्यूअर्स चाहते क्या, मतलब वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है, फिर कोई जनरल ओवरव्यू है। अच्छा, मेरा देखो ये कुछ नहीं निकल, मेरा पहला क्वेश्चन तेरे से ये जॉय, व्हाट डू यू कंसीडर एज फालतू स्किल सेट? मतलब ऐसा कोई स्किल जो मतलब मैं बहुत टाइम लगा दे उस स्किल में, लेकिन बाद में पता चला कि शायद ज्यादा काम में ना आए इंटरव्यू में, ऐसा कुछ। अच्छा, ठीक है। हाँ, उत्कर्ष बोल दे जो बोल रहा है। देखो जो है ऐसा है कि जो भी तुम अभी कर रहे हो, लाइक तुम दो दो साल में तुम जितना भी एमएल करोगे, एंड आई एम प्रिटी श्योर अगर तुम्हारी जब इंटर्न लगेगी तुम जिस कंपनी में जाओगे उसका तुम 5% भी इस्तेमाल नहीं करोगे। क्योंकि जनरली क्या होगा, जिस भी तुम कंपनी में जाओगे वो अपने सॉफ्टवेयर पे तुम्हें काम करवाएंगे, अपनी चीजें बताएंगे कि ये नया सॉफ्टवेयर है,
तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन देंगे, तुम्हें बताएंगे, टास्क देंगे और तुम्हें वो करना है। अब जो भी तुमने स्किल सेट सीखा है, चाहे वो फालतू हो, बेकार हो, अच्छा हो, जैसा भी हो, वो बस तुम्हारी एक चीज करने में इम्प्रूव करती है, दैट इज योर ब्रेनस्टॉर्मिंग। तुम कितने अच्छे से चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाते हो, तुम्हारा लॉजिक बिल्डिंग कैसा है। अब तुमने जैसे बोला डीएस इंटरव्यूज में एक्सपेक्ट क्या करते हैं, वो तुमसे, देखो एज एन इंटर्न बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। वो इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि जितना जितना तुमने रेज्यूमे में लिखा है दैट इज एप्ट, और वो तुम्हें अच्छे से आता है और कंपनी को तुम्हारी जरूरत में भी हो सकती है, राइट। अब ऐसा जैसे लाइक मेरा डीएस का जो इंटरव्यूज था लाइक पब्लिसिस्ट का, इट वाज लाइक कि उसमें दो मैंने अपने मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स डाले थे और एक मैंने ऐसे ही छोटा सा वेब का प्रोजेक्ट उठा लिया था जस्ट टू शो कि थोड़ा सा वेरिएशन है, डाइवर्सिटी है। बट देयर पॉइंट वाज कि जो तुमने दो प्रोजेक्ट्स डाले एमएल के, आर यू श्योर अबाउट इट कि तुम्हें वो चीजें अच्छे से आती है, राइट। तो जो भी तुम चीज डालो अपने रिज्यूमे में, मेक श्योर कि तुम्हें उसका इन एंड आउट अच्छे से पता हो। एंड इट डजंट मैटर कि तुम्हारे पास 100 स्किल सेट है कि नहीं। अगर तुम्हारे पास 3 स्किल सेट है बट तुम उस पर क्वाइट एडमेंट हो, क्वाइट कॉन्फिडेंट हो कि हाँ भाई इससे बढ़िया और किसी का नहीं हो सकता, ये सबसे बेस्ट है मेरा, देन आई एम प्रिटी श्योर तुम्हारी इतनी दिक्कत, इतनी बीटी नहीं आएगी, राइट। तो मेक श्योर कि जो तुम चीजें पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, उसको इन डेप्थ करो, क्योंकि इंटरव्यूज यही होता है कि वो तुम्हें ग्रिल करते हैं, राइट। वो क्वेश्चंस के अंदर जाते हैं, वो और लाइक इट्स लाइक कि दे विल गिव यू अ क्वेश्चन, तुम सही करोगे वो और अंदर जाएंगे, तुम सही करोगे और अंदर जाएंगे, until unless they catch that point कि यहाँ पे अब तुम फंस रहे हो, यहाँ पे गलती कर रहे हो, तो बस ये नहीं करना है, राइट। अभी हम जब अगर एमएल वगैरह की बात करेंगे कि उसे कैसे करना है, तो वहां पे इसको और अच्छे से मैं डिस्क्राइब कर दूंगा कि एमएल लाइक जनरली लोगों का ये तरीका होता है कि एमएल करना है, एमएल करना है, तो कोई वीडियो उठा लिया, 3 लाइन का कोड होता है एमएल का कि इंपोर्ट फिट प्रेडिक्ट, उन्हें लगता है कि एमएल सीख लिया हमने, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। एमएल ऐसे बिल्कुल नहीं होता, राइट। तुम वो जो 3 लाइन कर रहे हो उसके पीछे की जो मैथमेटिक्स है वो समझना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बट मोटा मोटी इंटरव्यू का ये सीन है कि अच्छे से करना जो टॉपिक्स कर रहे हो, राइट। एंड अगेन आई वुड लाइक टू ऐड यार, इंटरव्यू में जो भी होगा तुम लोग कुछ भी कर लेना, रेज्यूमे में झूठ मत लिखना। लाइक पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत बुरा फकअप्स हो सकता है रेज्यूमे में। अगर इंटरव्यू को दिख गया कि तूने ये एक पर्टिकुलर लाइन झूठ लिखा है, तेरे को इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है या थोड़ा बहुत आइडिया रखा है बस ऊपर का बेसिक आइडिया, वो बंदा तेरे को ग्रिल कर देगा इस बात पे, बिकॉज यू नीड टू रियलाइज कि जो सामने जो बंदा बैठा है वो एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है बैठ करके किसी कंपनी में, एंड वो तूने जो भी लिखा है उसको डे टू डे यूज कर रहा है। तो तेरे से बेटर है वो, एट द एंड ऑफ द डे वो तेरे से बेटर है इस पोजीशन, लाइक इस पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर। एंड अगर उसको दिख गया कि ये तूने फेक लिख रखा है, वो तू बस झूठ, तूने बस रेज्यूमे स्क्रीनिंग क्रैक करने के लिए लिखा था ये सब, या शॉर्ट लिस्टिंग क्रैक करने के लिए, तो भाई वो बंदा तेरे को ग्रिल कर देगा बहुत अच्छी तरह से। एंड मैं ग्रिल हो चुका हूँ ऐसे रेज्यूमेज में फेक लिखने के लिए, तो इस चीज़ को एकदम अवॉइड करना। एंड सेम चीज़ अगेन, जो भी प्रोजेक्ट लिखे हो, भले वो प्रोजेक्ट तुम्हारा हो या ना हो, फेक प्रोजेक्ट्स बहुत लोग डालते हैं, एट द एंड ऑफ द डे बहुत बार करना भी पड़ जाता है। बट जो भी लिख रहे हो उसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाओ, जिससे भी लिया है वो प्रोजेक्ट उससे A to Z चीज समझो। जो प्रोजेक्ट तुम ले रहे हो, तुम्हें जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं सारे के सारे पूछो, एंड बंदे से ही पूछो कि उससे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे ड्यूरिंग हिज इंटरव्यूज उन सब प्रोजेक्ट्स पे। तो नेक्स्ट वी वुड लाइक टू आस्क कि आप लोगों ने कब से इंटर्न के लिए, स्पेसिफिक इंटर्न के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर, या जस्ट कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी जस्ट समर वेकेशन में स्टार्ट किया है। तो विदित, भव्य, तुम लोग बता दो पहले। इंटर्न स्पेसिफिक तो अपना नहीं, रफ आइडिया कि आप थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ, जो भी रफ बता सकते कब से स्टार्ट किया। तुम म्यूट पे हो शायद। आवाज नहीं आ रही। विदित तू बता दे फिर। से इंटर्न स्पेसिफिक अपना तो डीएसए वाला पार्ट अपने से मई के लास्ट वीक या 15 मई के आसपास से स्टार्ट करते हैं। उत्कर्ष तू?
यार देखो ऐसा था कि लाइक मैंने जब शुरू किया था तो मैंने ये नहीं सोचा था कि इंटर्न के लिए कर रहे हैं। लाइक मैंने तो एमएल सेकंड सेमेस्टर से शुरू किया था, राइट। थर्ड सेमेस्टर से डीएसएसीपी शुरू करी थी, जस्ट बिकॉज कि मुझे स्किल सेट गेन करना था। एंड फिर जब मुझे इंटर्न का सीजन के बारे में पता चला, तो जो समर्स का पीरियड था, मैंने उस टाइम पे अपने स्किल्स को लाइक थोड़ा कॉन्क्रीट वे में पढ़ने की कोशिश करी, डीएसए के क्वेश्चंस रेगुलरली सॉल्व करें और एमएल के टॉपिक्स को और अच्छे से समझने की कोशिश की, लाइक बुक्स वगैरह खरीदे एंड बुक से सॉल्व करे क्वेश्चंस, राइट। तो लाइक ऐसा था कि आई वुडंट से कि मैंने जर्नी उस समय स्टार्ट करी, वो फ्रॉम स्क्रैच मैंने अपने स्किल सेट को डेवलप करने की कोशिश करी एंड लास्ट में उसको कंक्रीट करा है। यार इन माय केस आई वुड से ना, मैं अपने प्रोफाइल को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहता था। मतलब आई वाज इनटू एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग, मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर मारा था, एचडी सीपी एंड ऑल। फिर एट सेम टाइम डीएवी किया, प्रॉडमैन ट्राई किया, तो काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने के मूड में था मैं। तो मैंने बहुत लेट से प्रेप स्टार्ट करा था। एंड बीइंग इन सर्किटल मेरे पास एक प्रेशर था कि भाई सर्किटल में तो एचडी कर। आई ट्राई डूइंग इट एज वेल, बट एक टाइम बाद यार तुम लोगों से भी मैं ये सजेस्ट करूंगा, एक बार रोल प्रोफाइल अपना फिक्स कर लो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कि ये करना है। प्रेशर मत लेना यार किसी का भी, बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर आता है, मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया था। बट उसको अवॉइड करने का कोशिश करना, ना कर पाओ तो सीनियर से बात करो, दे विल गाइड यू, बट ट्राई टू अवॉइड ऑल दिस प्रेशर वाला स्टफ। एंड एक बार प्रोफाइल फिक्स हो जाए तब कर पाओगे प्रेप। जैसे मैंने क्या किया था, मैंने एचडी में काफ़ी टाइम तक ट्राई किया, बट देन व्हाट आई रियलाइज कि यार मेरे को नहीं करना ये, व्हाई एम आई डूइंग इट। तो मैं यहाँ पे थोड़ा लकी भी ये रहा, बिकॉज मैंने प्रेप ऑनेस्टली देखो डीए का थोड़ा बहुत ऐसे साइड बाय साइड चल रहा था शुरू से, मार्च अप्रैल के अराउंड से, बट जो मैंने प्रॉपर डीए के लिए प्रेप स्टार्ट किया था इट वाज इन अगस्त। ये काफ़ी लेट होता है, ये तुम लोग मत करना। आई वॉज लकी इनफ कि क्रेड नवंबर में आई एकदम लेट से, एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी। वरना ज़रूरी नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज इतनी लेट से आए। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर स्टार्ट में इंटर्न नहीं लग रही तो भी प्रेशर मत लेना यार, कि क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत बार लेट तक आती है। एंड अगर इस मतलब ऑलमोस्ट जब एंड ऑफ द ईयर आ रहा होगा तब ऑफ कैंपस भी अप्लाई करना शुरू कर देना, ऑन कैंपस के भरोसे मत बैठे रहना पूरे टाइम। एंड यार एक और पॉइंट ऐड कर देता हूँ, लाइक हाँ ये मैंने काफ़ी लोगों को बोला ये लाइन में से, और मैं फिर से बोलूँगा, लाइक तुम लोगों का गोल ये नहीं होना चाहिए लाइक यू वांट एन इंटर्न इन अगस्त या फर्स्ट वीक सेकंड वीक अगस्त एंड सितंबर एंड। तुम लोग का, अगर तुम लोग ध्यान से ऑब्जर्व करो तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ये है कि यू शुड हैव अ अच्छा सा लर्निंग एक्सपीरियंस वाला इंटर्न बिफोर द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट समर। तो तब तक यार प्रेशर मत लेना, बहुत लोगों का इंटर्न ना समर स्टार्ट होने के 1 महीने पहले लगा है और काफ़ी अच्छा लगा है। तो प्रेशर मत लेना बस किसी बात का। चलो आगे नेक्स्ट। भव्या भैया, अभी आवाज आ रही है आपकी? हाँ हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ। हाँ, मैं ऐसा बोल रहा था लाइक एमएल और वो सब तो लाइक थर्ड सेम से स्टार्ट कर दिया था, लाइक इंटर्न स्पेसिफिक नहीं कहूँगा, बट हाँ तब जस्ट इंटरेस्ट ही एक्सप्लोर कर रहा था मैं। यार चैट में क्वेश्चन आया, मतलब यार डीएसए ऐसा है ना, क्योंकि मैं एचडी के लिए भी कर रहा था एंड मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर भी थोड़ी बहुत कोडिंग की थी, तो डीएसए साइड बाय साइड चल रहा था अच्छे से। एंड फुल स्केल पे मैंने डीएसए स्टार्ट किया था मेरे ओवरलोड के एग्जाम्स के अराउंड, तो इट वाज ऑलमोस्ट इन अप्रैल, एंड वो मैंने फुल स्केल पे स्टार्ट किया था। और आई रिमेंबर इंटरव्यू बिट को मैंने करीब 20 दिन लगाया था, एंड उस टाइम तो काफ़ी अच्छे स्केल पे कर रहा था इंटरव्यू बिट। बट थोड़े टाइम बाद ना क्या हुआ कि इंटर्न सीजन आ चुका था, ऑलमोस्ट ऑन द डोर्स, एंड तब मेरे को लोगों ने बोला कि भाई इस पेस से नहीं हो पाएगा, रोज के 1000 पॉइंट कर रहा है, बट इट इज़ अ वेरी गुड पेस बट नहीं पॉसिबल है। तो फिर लास्ट में मैंने 450 डीएसए वो स्टार्ट किया, एंड मतलब 1 महीने में 450 डीएसए, 1 से 1.5 महीने में मैंने पूरा चार्ट लिया था किसी तरह से। आई डोंट नो हाउ, बट वो मैंने किया था। दैट्स इट, ये था मेरा डीएसए का प्रेप। लोगों के कुछ प्रॉब्लम होते हैं कि लाइक डीएसए किस लैंग्वेज में करे, पाइथन में करे या फिर सी प्लस प्लस में करे, क्योंकि सब एचडी के लिए मैक्सिमम लोग जो इस सेशन में है वो कर नहीं रहे हैं, तो क्या होना चाहिए लैंग्वेज? यार इसका मैं बताता हूँ, ये मेरी और मेक की इनिशियल प्रॉब्लम थी। जब हम लोग स्टार्टिंग में मिले थे तो हम दोनों डीएसए और सीपी जावा में करते थे, राइट। ये जावा। फर्स्ट सेम की बात है, ये फर्स्ट सेम की ये बात है। फर्स्ट सेमेस्टर की बात है। ये फर्स्ट सेमेस्टर की बात है कि मैंने उस समय जावा में शुरू किया था
और मेजर दिक्कत ये था कि मुझे कोई नहीं मिल रहा था कैंपस में जिसने जावा में करा था। लकीली एक मेक था जिसने थोड़ा सा जावा करा था, तो हम चीजें डिस्कस करते थे कि जावा में कैसे कर सकते हैं। बट हमें सून रियलाइज हो गया कि जावा इज नॉट एट ऑल अ गुड लैंग्वेज। हम दोनों ने जल्दी से स्किप कर लिया और हमें सी प्लस प्लस सही लगा, क्योंकि देखो उसके बेनिफिट क्या है कि यार सबसे पहले आसान है, ठीक है। जावा से पाइथन से तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ जावा जावास्क्रिप्ट इन सब लैंग्वेजेस से सी प्लस प्लस बहुत आसान है। सेकंड, तुम्हारे पास सपोर्ट बहुत बढ़िया है। तुम्हारे पूरे बीएचयू में अगर 10 कोडर्स हैं तो उसमें से 9 तुम्हें सी प्लस प्लस में आराम से मिल जाएंगे, राइट। तो तुम चीजें आसानी से सॉल्व कर सकते हो। थर्ड, रिसोर्सेज अवेलेबल है बहुत आसानी से। तुम कोई भी डीएसए का क्वेश्चन उठाओ, सबसे पहला उसका कोड तुम्हें सी प्लस प्लस में मिलेगा, राइट। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि इवन इफ तुम डीएडीएस कर रहे हो तो एटलीस्ट सी प्लस प्लस का नॉलेज तो होना चाहिए थोड़ा बेसिक। तुम एटलीस्ट कम से कम एसटीएल्स वगैरह इंप्लीमेंट कर पाओ सी प्लस प्लस में, दैट इज क्वाइट एनफ। बट अगर तुम्हारा पाइथन स्ट्रेंथ है, तुम पाइथन में चीजें इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, देन डेफिनेटली गो फॉर इट। पाइथन इज आल्सो अ वेरी गुड लैंग्वेज फॉर डीएसए। सीपी में मे बी उतना हेल्पफुल ना हो, क्योंकि तुम्हें रिसोर्सेज वगैरह नहीं मिलेंगे, तुम्हें कम्युनिटी नहीं मिलेगी। बट इफ यू आर एक्सट्रीमली गुड एट पाइथन, देन ऑब्वियसली तुम सीपी में भी बहुत अच्छा कर सकते हो, राइट। मेरा ऐसा सीन था कि स्टिल मैं एसडी के लिए भी प्रिपेयर कर रहा था, तो मैंने सीपी भी करी थी बहुत डिसेंट लेवल तक। डीएसए भी करा था, डीपी ग्राफ, इवन टॉपिक्स अपार्ट फ्रॉम दैट सेगमेंटरी ट्राइज, वो सब कवर करने की कोशिश करी थी। बट मैंने वो सब सी प्लस प्लस में करा था, राइट। तो मैं तो ये बोलूंगा कि लैंग्वेज तुम सी प्लस प्लस या पाइथन दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर लो, बट मेक श्योर कि तुम डीएसए को अच्छे से थोड़ा कवर करो, राइट। क्योंकि डीपी ग्राफ का भी इंपॉर्टेंट के क्वेश्चंस आ जाते हैं इंटरव्यूज कोडिंग राउंड में। तो डीएसए का तो यही सीन है। और विदित एंड भव्य, आपने कौन से लैंग्वेज में किया था? जो सी प्लस प्लस में करा था, बट ऐसा है ना कि तुम्हारा चल रहा है टेस्ट आया या फिर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आई तो जनरली सी प्लस प्लस में, बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी जो तुम्हें दिख रहा है कि हाँ ये चीज़ पाइथन में करूँगा तो हार्ड हो जाएगी। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं कि इसमें ही इसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में करना है। तो बेस्ड अपॉन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो भी लैंग्वेज में ज़्यादा इजीली कर सकते हो उसमें कर लो। चैट में बोल भाई सूर्यम। भैया मैं ये पूछ रहा था, जैसे कि अभी इंटर्न सीजन आ रहे हैं तो हमें हमारे मतलब टीपीओज ने बोला है कि हम लोग का जुलाई एंड में आएंगे, कंपनीज आएंगी। तो भैया वो कंपनीज कब तक आती रहती हैं या पूरे साल भर आती रहती है, क्या होता है उनका? यार देख, कंपनीज अभी तो बहुत सारी आएंगी स्टार्टिंग में, पहले 1-2 महीने, एंड फिर धीरे धीरे जैसे प्लेसमेंट्स पीक पे आएंगे, कंपनीज का आने का फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम होगा। दिसंबर में तो एकदम ही कम हो जाएगा एक बार को। नवंबर एंड तो समझ ले, जब तेरे एंड सेम स्टार्ट होंगे ना, उसके एक वीक पहले से काफ़ी धीरे धीरे ड्राई डाउन होने लगेगा, बिकॉज मेजर फोकस प्लेसमेंट्स पे शिफ्ट हो जाता है। एंड देन वापस जनवरी में तुम लोग देखोगे कंपनीज आ रही है। अगर तू ऐसे ओवरऑल पूछेगा ना, तो आई हैव सीन कंपनीज रिक्रूटिंग टिल फेब एंड मार्च ऑल्सो। मार्च तक में इंटर्न्स देखे मैंने, लगता है। एंड भैया अगर ऑफलाइन की बात की तो ऑफलाइन की, ऑफ कैंपस की, सॉरी। यार यार ऑफ कैंपस तो तुम कभी भी लगा सकते हो, तुम्हें जब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए ले लो। यार ऑफ कैंपस का मैं बताता हूँ, मैंने इंटर्न अप्रैल एंड मई में भी लगते देखा है। मई तो समझ जाओ सब लोग इंटर्न करने आ रहे हैं, एंड खत्म हो गए, तब भी लगते देखा है। अप्रैल तक तो डेफिनेटली लगता है अच्छा इंटर्न्स भी। एंड यार इस भरोसे मत रहना कि लग ही जाएगी इंटर्न, बट इस माइंडसेट से रहना कि तुम लोग लगा लोगे इंटर्न, तब तुम लोग थोड़ा सा मेहनत भी करोगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है चैट में, सीजीपीए रिक्वायर्ड। गाइस मैं बता दे रहा हूँ, मेरा सीजीपीए अपने ब्रांच में टॉप 10 में है, टॉप 10 में था नीचे से, ठीक है। बट तभी भी मेरी इंटर्न लग गई बीइंग इन सेरामिक, जो नॉन सर्किटल भी है। बट ये नहीं बोलूंगा कि सीजीपीए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जितनी अच्छी रख सकते हो उतनी रखो, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा 8 के या 8.5 के ऊपर है तो इट्स क्वाइट गुड। बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि एक बार सेट करो, मैं तो ये बोलूंगा जितना अच्छा रख सकते रखो, फायदा तुम्हारा ही होना है, ठीक है। और मैं लाइक आपने अभी 8.5 मेंशन किया, तो ये क्या आप ऑनलाइन पर्सपेक्टिव से बोल रहे हो या फिर हम लोग अब ऑफलाइन आ गए तो उस पर्सपेक्टिव से? मेरे भी अभी 2 ऑफलाइन सेमेस्टर थे, तो मैंने तो कोशिश करा कि 8.5 के ऊपर रखूं, एंड लकीली मेरा 8.5 के ऊपर रहा, ठीक है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि अगर मैं कर सकता हूँ
तो बाकी लोग भी कर सकते हो, राइट? थोड़ी सी मेहनत करो एकेडमिक्स में। लाइक मैं नहीं बोलूंगा कि पूरे दिन पढ़ो एकेडमिक्स, वो तो कोई नहीं होता, कोई नहीं करता है। अगर एक हफ्ते भी पहले कर रहे हो सिलेबस, या 2 दिन पहले भी कर रहे हो, तो मेक श्योर कि अच्छे से कर लो। जो पीडीएफ, जो मटेरियल तुम्हें दिया है, पास्ट ईयर पेपर्स है भाई, प्रोफेसर्स इधर इतने ज्यादा नहीं है कि वो हमेशा नए पेपर्स बनाए, बहुत चैलेंजिंग पेपर्स बनाए। कुछ प्रोफेसर्स होते हैं, आई एग्री, बट सब ऐसे नहीं होते हैं, राइट? तो उनका पेपर पैटर्न ऑब्जर्व करो, और क्वेश्चंस लाइक जनरली सिमिलर ही होते हैं, हर साल के रिपीट होते हैं। तो वो कर लो यार, मतलब इतना टफ नहीं है अच्छी सीपीआई लाना, बट इट मेक श्योर कि तुम थोड़ा सा मेहनत करो उस पे। 1-2 दिन की बात है, बट कर लो यार स्पेशली अब मैं ये बोलूंगा, जो लोग इंटर्न सीजन में अब भी बैठ रहे हैं, उनका तो सीपीआई जो आना था वो आ चुका। अब उन लोग उसको चेंज तो कर नहीं सकते अब आने वाले 1-2 महीने में। तो यार उस फैक्टर को काउंट ही मत करो, प्रेशर नहीं लेना है उस बात पे। जो फैक्टर्स और भी, जैसे कुछ लोग बोलते हैं नॉन सर्किट या कुछ भी और चीज, यार जो फैक्टर्स तुम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, उस पर तुम लोग कितना ही प्रेशर लेकर के क्या कर लोगे। जो फैक्टर्स कंट्रोलेबल है, तुम लोग के एफर्ट्स, तुम लोग क्या लगा रहे हो, तुम लोग क्या प्रेपरेशन कर रहे हो, वो सबको कंट्रोल करो एंड वो सब पे वर्कआउट करो अच्छे से। ये प्रेशर नहीं लेना यार सीजी एंड ऑल का। एंड ऑल्सो यार सीपीआई के लिए आई वुड से, यहाँ पर कॉलेज में फेल होना इज़ वेरी टफ। मतलब मैंने बहुत अच्छे लेवल्स पे इसको टेस्ट कर लिया कि आई वाज, बहुत बार ऐसा हो गया पिछले 2 सेम में तो, कि आई वाज प्रेटी डैम श्योर कि भाई मैं तो फेल ही हूँ इस सेम में, बट समहाउ मैं सी ग्रेड ए बी माइनस के साथ पास हो जाता हूँ। एंड दैट व्हाट आई वुड से कि यार, और ऐसा भी नहीं है तुम लोग, मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई पास हो जाओगे बिना कुछ लिखे, थोड़ा सा पढ़ लेना, बट ट्राई करो कि यार जितना मटेरियल आ रहा है वो पढ़ लो, डिसेंट ग्रेड आ जाते हैं उससे। चार्ट पे कुछ आया देखो यार, डीएसए का यार एक बार लास्ट टाइम बता दे रहे। देखो ऐसा, डीएसए कहाँ से करना है, 2-3 जगह है। लीड कोड, इंटरव्यू बिट, 450 डीएसए, स्ट्राइवर वाली शीट, बब्बर वाली शीट, ये कॉमन होती है। इनमें क्वेश्चंस भी कॉमन होते हैं। तुम कोई एक चीज पकड़ो। अगर तुम बोल रहे हो इंटरव्यू बिट, तो वो एक इंटरव्यू बिट जो साइट है उसके सारे क्वेश्चंस ट्राई करो। तुम बब्बर की शीट उठा रहे हो तो बब्बर की सारी क्वेश्चंस करो। ये 450 वाली है, लीड कोड के कर रहे हो तो टॉप 100-200 है, वो अच्छे से करो। तुम एक ही जगह के सारे क्वेश्चंस लगा लोगे ना, वो डीएसए के लिए मोर देन सफिशिएंट है, राइट? और कितना करना है, डीपी ग्राफ अगर तुम कर पा रहे हो तो प्रायोरिटी उसे देना, क्योंकि जनरली कोडिंग राउंड में, टेस्ट में डीपी ग्राफ बहुत पूछते हैं। तो उतने टॉपिक्स, और उसके अलावा वही बेसिक हो गया, एचटीएल हो गया, ठीक है, ग्राफ ट्रीज हो गए, वो सब कर लो जो इन जनरल 10-12 टॉपिक्स होते हैं, राइट? बस ऐसा रहता है कि बच्चे करते नहीं है, तो इसलिए चीजें आउट ऑफ हैंड निकल जाती है। फिर लगता है कि भाई अब नहीं होगा। तुम करोगे तो हो जाएगा भाई, इतना भी टफ नहीं है। और यार क्या करना है ये उत्कर्ष ने बता दिया। अब कितना करना है का जवाब तो, अब मैं किसी से बोलूं कि भाई क्रिकेट कितना खेलना है, तो उसका क्या जवाब दोगे यार? जब तक थक ना जाओ, जब तक मन ना भरे, तब तक खेलते रहो बस। बिकॉज यार ये सब वो है ना, तू जितने क्वेश्चंस लगाएगा, तेरे पास बहुत हाई चांस है कि उतने वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस के साथ तू हिट करेगा, तो उतना ही तेरा लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग तू ज्यादा करेगा, एंड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाने का तेरा प्रोबेबिलिटी भी बढ़ेगा। सेम जेई के टाइम होता था ना यार, कि कितने क्वेश्चंस लगाने, इस पे कोई लिमिट थोड़ी था। इट वाज ऑलवेज लाइक कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगा पाओ, जो टॉपिक वीक है उस पे ज्यादा क्वेश्चंस लगाओ, जिस पे ऑलरेडी तू स्ट्रांग है उस पे थोड़े टफ क्वेश्चंस लगाना शुरू कर। अब जो टॉपिक्स से तेरे पे क्वेश्चन बन जा रहे हैं, जो क्वेश्चंस तेरे को पता है इजी लेवल के सारे तू बना रहे, लाइक पहले 15 में तूने 14 बना दिए, तो बाकी 15 को तू अभी क्यों अटेम्प्ट कर रहा है? डायरेक्ट मीडियम में हार्ड पे चल जा। अगर उनको तू बना लेगा, वापस आकर के तू इजी वाले सारे कवर कर लेगा इजीली। एंड आपकी अच्छा, एप्टीट्यूड के लिए मैं बता रहा हूँ, 2-3 जगह है। लाइक सबसे पहले एक टाइम सीरीज के मॉड्यूल्स है। अगर तुम्हें एप्टीट्यूड अच्छे से करना है, लाइक इंटरेस्ट है, अगर तुम कैट वगैरह का भी सोच रहे हो, आगे बिजनेस स्टडीज का सोच रहे हो, तो देखो मैंने जैसे निकाला, ये देखो, ये पीडीएफ है टाइम सीरीज की। इसको हार्ड कॉपी में कर लो और यहाँ पे सॉल्व करना शुरू कर लो, ठीक है? इसमें तुम्हें लिटरली जो भी एप्टीट्यूड के टॉपिक्स हैं, 10-12 टॉपिक्स होते हैं, सब कवर्ड रहते हैं टाइम की सीरीज में। तो मैं तो ये बोलूंगा कि अगर तुम दोस्त लाइक आपस में कर रहे हो, तो 3-4 जने मिलके इसकी हार्ड कॉपी निकालो और एक एक चैप्टर करना शुरू कर दो। हार्डली 1 महीना लगेगा, तुम आराम से पूरा एप्टीट्यूड निपटा सकते हो। इसमें तुम्हारा क्वांट वाला भी जो एप्टीट्यूड का रहता है, वो भी आराम से कवर हो जाएगा, राइट? और आपडी के लिए और अगर रिसोर्सेज चाहिए, तो यार पहले तो स्टार्ट कर लो थोड़ा बहुत, मतलब टाइम पास के लिए यार। अगर तुम लोग को देखना है तो जीएफजी पे जितने 100 या कुछ क्वेश्चंस है, उनको तो भाई तुम लोग मेस में या खाते पीते निपटा दो उसको,
वो उस पर टाइम वेस्ट मत करना ज़्यादा, वो बहुत ईजी क्वेश्चन है। एंड क्वांट एप्टी के लिए यार आई वुड सजेस्ट अरुण शर्मा का एक बुक आता है, वो देख लेना। कैट प्रिपरेशन का बुक्स आते हैं अरुण शर्मा के, क्वांट एप्टी का भी बुक है एक उसका। Suryam, तो लाइक अभी मैं कंटिन्यू। Suryam, you can ask the question. उसने hand raise किया। भैया जो हम लोग अगर डीएसए करेंगे डीएस के लिए, तो उस केस में हम लोग एसडी फील्ड के लिए भी तो रेडी हो जाएंगे ना फिर शायद। बिल्कुल, बट देखो एसडी में यही रहता है कि उसमें बस डीएसए नहीं रहता है, उसमें लाइक तुम्हें लाइक जो क्वेश्चन का डिफिकल्टी होता है वो थोड़ा हाई रहता है आई वुड से। अगर तुमने सीपी करा है तो तुम्हारे पास वो लॉजिक बिल्डिंग रहता है कि तुम टफ क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो, राइट। तुम डीएसए से किसी नए प्रॉब्लम पे, नए अप्रोच पे जाना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। अगर तुमने सीपी करा है तो तुम्हारे पास वो एबिलिटी आती है, राइट। तो डीएसए और सीपी में बहुत बड़ा अंतर है। जो कोर एसडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो बस सीपी कर रहे हैं, और जो एक जना जो बस डीएसए कर रहा है, उसमें ना बहुत डिफरेंस होता है क्वेश्चन सॉल्विंग के तरीके का। अगर कोई क्वेश्चन दिया जाता है जिसने डीएसए करा है, वो भले सॉल्व तो कर लेगा, बट आई एम प्रीटी श्योर कि वो सीपी वाले से ज्यादा ऑप्टिमाइज वे में नहीं कर पाएगा, उसका टाइम और स्पेस रिड्यूस नहीं कर पाएगा, राइट। तो ये डिफरेंस आती है, ठीक है। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि बस डीएसए करके एसडी हो जाएगा, नहीं, अ बिग नो। उसमें तुम्हें थोड़ा सा टच ऑफ सीपी भी लगेगा, उसमें थोड़े से कोर कॉन्सेप्ट्स लाइक ऊप्स वगैरह भी इंटरव्यूज में बहुत पूछते हैं, वो भी तुम्हें थोड़ी थोड़ी चीजें ऊप्स ओएस सीखना पड़ेगा। तो डीएसए तुम्हारा डिसेंट लेवल पे मदद कर देगा, बट डोंट बी इन दैट क्वेश्चन की डीएसए कर लिया तो तुम एसडी भी अच्छे से कर दोगे, उसके सारे सवाल निपटा दोगे। यार देख, एसडी के लिए अगर डीएसए करने जाएगा ना, तो अगर सिर्फ डीएसए से यू आर एक्सपेक्टिंग कि तो एसडी के राउंड्स क्रैक करे, तो देखो डीएसए बहुत अच्छे लेवल में मास्टर करना पड़ेगा। बिकॉज आई हैव सीन फ्यू पीपल जो लोग अपना डीएसए के दम पर एफटी में काफी सारे शॉर्टलिस्ट निकाल रहे थे, एंड इंटर्न्स में भी उन्होंने मचाया लाइक। बट उनके अगर लीड कोड वगैरह के जाकर के देखोगे ना प्रोफाइल्स, दे हैव सॉल्व्ड अराउंड 1200-1300 क्वेश्चंस ऑन डीएसए इटसेल्फ। तो इस लेवल में मास्टरी करनी पड़ेगी भाई, तब जाके एसडी के डीएसए का क्वेश्चंस क्रैक होंगे। बट अगेन इंटरव्यू के लिए भाई ओप्स डीबीएमएस ये सब पढ़ना पड़ेगा, बिना उसके कुछ नहीं चलता। दिस इज ओनली फॉर एसडी, राइट। मतलब ये कंफ्यूज मत होना डीए डीएस वालों कि हमें भी ऊप्स वगैरह करना है बहुत, ये बस एसडी के लिए था, ठीक है। एंड और अपने माइंड में से डीएडीएस अलग है, एचडी अलग है, इतना ऐसे बैरियर टाइप से मत बनाओ कि मेरे टाइम्स ये होता है कि तुम एचडी में तो चले गए, पर एचडी में जो वर्क रिक्वायरमेंट्स है तुम्हारा एमएल भी करवा सकते हैं, डीएडीएस भी करवा सकते हैं। तो भी लाइक जब तुम कंपनी के जेडी देखोगे तो उसमें लिखा होगा कि काफी जेनरिक सा होगा, उसमें कुछ लिखा नहीं होगा कि तुम्हें ये पर्टिकुलर मर्ज स्टैक आना चाहिए, ये एंगुलर आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब बेसिक उन्हें कि तुम्हारे फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, बाकी काम क्या होगा वो कंपनी टू कंपनी, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी कर सकता है। लाइक एक्यूर कैपिटल हो गया या फिर जेपीएमसी हो गया, जीएस हो गया। मतलब ये कुछ ही एग्जांपल बता रहा हूँ कि इसमें ऐसा प्रोफाइल में कहीं लिखा नहीं था कि तुमसे क्या करवाएंगे, कुछ भी हो सकता है। गूगल का भी ऐसे ही रहता है, अपना माइक्रोसॉफ्ट का भी ऐसे ही रहता है कि दे आर नॉट स्पेसिफिक कि तुम्हारा कोई ना कोई फ्रंट एंड पे या बैक एंड पे काम चलेगा, हो सकता है तुम्हारा किसी और थर्ड चीज पे काम चले जाए। तो ऐसा बैरियर मत रखो बस। ये जो हमने मीट में स्टार्ट में बोला था कि लाइक जो इंटर्न का काम रहेगा, लाइक भले मेरी इंटर्न लगी डीएस में, बट मुझसे डीएस एमएल वेब डेव सब करवा रहे हैं। तो लाइक टॉपिक्स पे इतना मत जाना, मेक श्योर कि तुम अपने फंडामेंटल्स के रखो एज विद इट सेड, राइट। और यार अगर इंटर्न लगने के बाद का सोच रहे हो ना, अगर लग गई इंटर्न तो फिर नहीं आता होगा तो क्या होगा। इंटर्न लगने के बाद वो लोग तुम्हें खुद रिसोर्सेज दे देंगे कि भाई ये सब पढ़ लेना, देन यू कैन डू दीज प्रॉब्लम्स। उन लोग तेरे से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। इंटर्न के डे 1 पे दे आर एक्सपेक्टिंग कि भाई बस एक बंदा है जिसको केवल ये पर्टिकुलर टेक स्टैक्स आते हैं और कुछ नहीं। एंड उन लोग शुरू से देखो गाइड कर रहे होते हैं, तो उसकी बीटी तो लेना ही मत। पहले ट्राई, तुम्हारा पहला फोकस ये है कि किसी तरह से उस कोडिंग राउंड या जो भी राउंड ले रहे टेस्ट एंड ऑल, उसको क्रैक करके, इंटरव्यू क्रैक करके बस जाना वहां पर, बाकी उन लोग सिखा देंगे। ऑल्सो भैया लाइक अब 2 महीने बचे हैं, तो मान लो कोई ऐसा बंदा जिसने कुछ स्टार्ट नहीं किया हो, तो वो मिनिमम कौन कौन से टॉपिक कवर करे जो कि इंटर्न के लिए कंफर्टेबल हो जाए। यार देखो, टॉपिक्स के बारे में तो वो हम राइट पर्सन नहीं होंगे बताने के लिए, क्योंकि टॉपिक्स तुम्हारे ऊपर रहते हैं कि तुम किस टॉपिक्स को कितने अच्छे से ग्रास्प कर पाते हो। हम तुम्हें सेट ऑफ टॉपिक्स दे देंगे, हम तुम्हें रोड मैप दे देंगे कि देखो ये सारे टॉपिक्स है, अब तुम ये टॉपिक्स को ऑर्डर में करो, जहां जहां दिक्कत आती है दोस्तों से पूछो, सीनियर से पूछो, हमसे पूछ लो, ठीक है। ट्राई करो कि चीजों को सीखने का, और जितने टॉपिक्स तुम अच्छे से सीख पा रहे हो
वो होता है तुम्हारा एक्चुअल इंटर्न प्रिपरेशन, राइट? तो लाइक मैं अभी ये चैट में तुम लोगों को ये लिंक डाल दे रहा हूँ बेसिकली। ये हमने कॉप्स आईजी का जब हम रोड मैप बना रहे थे, तो ये एकदम लेटेस्ट अपडेटेड रोड मैप है। इसमें जो हमने लिंक्स वगैरह डाले हैं थोड़े लेटेस्ट है, लाइक अभी रीसेंट टेक के हिसाब से है। नहीं तो जनरली जो पुराना रोड मैप था उसमें स्टैनफोर्ड वगैरह के कोर्सेज थे, वो थोड़े हाई एंड पे थे। तो हमने ट्राई करा है कि ये बिगनर लेवल पे हो, तो मैं फ्रॉम स्क्रैच और फ्रॉम इजी तरीके से तुम सीख पाओ चीजों को, स्टार्टिंग फ्रॉम पाइथन। तो अगर जिसको भी ये डाउट है कि भैया कहाँ से करे, अभी शुरू नहीं किया है, तो एक बार ये रोड मैप देख लो, यहाँ पे तुम्हें थोड़े से आंसर्स मिल जाएंगे कि कहाँ से शुरू करना है, राइट? Student will ask you question. यार बहुत ये नॉइज किधर से आ रहा है? सिर्फ मेरे को आ रहा है क्या ये? नहीं, नॉइज है। भैया हमें अपने वो जो प्रोजेक्ट होंगे रेज्यूमे वाले, उसको टाइम कितना देना है? और जैसे कि अगर हम लोग मशीन लर्निंग अप्रोच यूज़ करें या फिर डीप लर्निंग अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब हम लोग को ज़्यादा मशीन लर्निंग भी फोकस करना चाहिए, डीप लर्निंग भी? मतलब किस टाइप के प्रोजेक्ट ज़्यादा बनाने की कोशिश करनी चाहिए? देखो यार, डिफरेंस नहीं होता। देखो मैं तो मशीन लर्निंग डीप लर्निंग को कुछ खास डिफरेंशिएट करता नहीं हूँ, ठीक है? डीप लर्निंग क्या हो गया, जहाँ पे तुम थोड़े कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स वगैरह यूज कर रहे हो। मतलब मैं तो जनरली उसको ऐसे जनरलाइज करता हूँ, बट आई वुडेंट से कि यार तुम ऐसे डिफरेंशिएट करो कि एमएल और डीएल अलग अलग है। भाई दोनों भाई भाई है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? सब मिले हुए हैं। ठीक है। और रही बात टाइम देने की, अगर तुम प्रोजेक्ट खुद से बना रहे हो तो तुम ज्यादा टाइम लोगे, अच्छे से बनाओगे। अगर तुम प्रोजेक्ट कॉपी कर रहे हो तो कम टाइम में अच्छे से बना लोगे। तो यार ये डिपेंड करता है कि तुम प्रोजेक्ट कैसे बना रहे हो। एंड भैया जैसे अब जो हमने प्रोजेक्ट बनाया इंटरव्यू में, वो हमें लाइव शो करना पड़ेगा या फिर जस्ट वो हमसे प्रोजेक्ट पे ऊपर ऊपर बात करेंगे कि तुमने इसमें क्या यूज़ किया? भाई वो पूरा इंटरव्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक मेरे जो प्रोजेक्ट्स थे उसमें वर्किंग लिंक्स थे कि मैंने उसको डिप्लॉय किया था, तो उस बंदे ने लिटरली वो साइट पे गया, उसने चेक किया कि भाई सही में है। मैंने बोला था कि मैंने लेक्चर्स लिए थे, कॉप्स आईजी के थ्रू मैंने मल्टीवर्स के पाइथन के लेक्चर्स लिए थे, तो वो लिटरली साइट पे गया था उधर यूट्यूब का, उसने चेक किया था कि ये झूठ बोल रहा है बंदा कि नहीं। तो मैं तो ये बोलूंगा कि झूठ मत लिखना। तुम भले आधी चीजें छुपा दो, आधा सच बताओ, बट झूठ मत लिखना, राइट? वो पकड़ लेते हैं कभी ना कभी, और अगर पकड़ लिया तो भाई फिर तो वो मुश्किल है भाई। कट जाएगा वहां पर। लाइक उसी पॉइंट पे दे हैव डिसाइडेड कि भाई तेरा काटना है, एंड उसके बाद बस इंटरव्यू में मजे ले रहा होता है। लाइक तुम यकीन नहीं करोगे कि लाइक जब मैं इंटरव्यू के लिए बैठा था एमएक्स का, तो मेरे पीछे एक बंदा था, ठीक है? मैं नाम नहीं बोलूंगा, बट ऐसा था कि उसका कट चुका था, तो उससे मिमिक्री करवाई थी। तो ऐसी ऐसी चीजें भी हो जाती है कभी कभी, ठीक है? उससे स्किट ड्रामा करवा दिया था। तो ये सब थोड़ा संभल के रहना कि ऐसे मजे लेते हैं एचआर वगैरह, ठीक है? एंड और यार लाइक प्रोजेक्ट के लिए मैं कहूँगा, लाइक मेक श्योर कि तुम कौन सा एल्गोरिदम यूज कर रहे हो। लाइक जस्ट बिकॉज तुमको XGBoost आता है डजंट मीन दैट यू हैव टू यूज दैट। अगर वो चीज़ लीनियर रिग्रेशन से हो रही है तो फिर इंटरव्यू में गंदे फंस जाओगे। लाइक और एल्गोरिदम का रीजन होना चाहिए कि व्हाई इट इज। और यार प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट के लिए मैं बताऊं तो मैं एक जनरल सा ट्रेंड बताता हूं। अगर इंटरव्यूअर सामने बैठा है इन पर्सन, तो बहुत कम चांसेस है कि वो तेरे डिप्लॉयड प्रोजेक्ट पे जाएगा, बिकॉज हार्ड कॉपी रहेगा रेज्यूमे का, यू कांट गो एंड विजिट अ साइट, उसको खोलने में ही टाइम लग जाएगा। बट मेरे साथ ऐसा हो गया था जियो के इंटरव्यू में। लाइक बंदा सामने बैठा है एंड ऑल ऑफ अ सडन ही ओपन दिस लैपटॉप एंड मेरा रेज्यूमे खोल करके वो खोल रहा है मेरा डिप्लॉयड प्रोजेक्ट। तो ये भी होता है। बट इन जनरल ऑफलाइन इंटरव्यूज में आई हैव सीन कि प्रोजेक्ट्स कम चेक होते हैं, एंड ऑनलाइन इंटरव्यूज में व्हाट हैपेंस इज कि बंदा तेरे इंटरव्यू लेने आएगा, उससे पहले वो अगर लिंक्स क्लिकेबल होंगे तेरे रेज्यूमे पे, तो वो ऑलरेडी विजिट करके देख चुका होता है तेरा रेज्यूमे। बिकॉज मेरे साथ ये भी हो रखा है कि बंदा ऑलरेडी मेरा प्रोजेक्ट देख करके आ चुका है। लाइक मैं प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, देन ही सेज कि तुम्हारे प्रोजेक्ट पे ये भी लिखा हुआ, ये था वहां पर। देन आई रियलाइज कि हाँ, ये बंदा ऑलरेडी उस प्रोजेक्ट को देख चुका है, तो मैं इसको ज्यादा बुड़बक नहीं बना सकता मेरे प्रोजेक्ट के अराउंड। एंड लाइक ये भी है कि किस तरह का प्रोजेक्ट होना चाहिए। लाइक बहुत सारे कॉमन ही प्रोजेक्ट यूज करते हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम, मूवी रिव्यू सिस्टम। भाई तो देखो कैसा मैं तो ये प्रोजेक्ट होना बोलूंगा चाहिए? कि देखो तुम सेकंड ईयर में हो, ठीक है?
इंटरव्यूअर को भी पता है कि तुम 2 साल में तुम कितना ही एमएल कर सकते हो, राइट? मतलब ऑन अ लिटरल स्केल प्रैक्टिकली तो तुम बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बट स्टिल तुम सबसे लाइक लोएस्ट लेवल पे हो, तो वो तुमसे ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट बनाओ, आउट ऑफ द वर्ल्ड ऐसा पीएचडी विनिंग प्रोजेक्ट बना दो, नहीं। जो भी तुम बना रहे हो, भले तुम रिकमेंडेशन सिस्टम बना रहे हो, बट वो बस ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो तुमने बनाया, जो तुमने कोड करा है, वो तुम्हें अच्छे से आता है कि नहीं। लाइक मेरा जो मैं जब प्रोजेक्ट मैंने अपना सेंटिमेंट एनालिसिस का बनाया था, तो एचआर का ये क्वेश्चन था इंटरव्यूअर का कि तुमने ये मॉडल यूज किया, ठीक है, तो तुमने दूसरा मॉडल क्यों नहीं यूज किया, तुमने ये वाला ही क्यों सेलेक्ट किया। तो ये जो क्वेश्चंस होता है ना, ये तुम्हें एक्चुअल क्लैरिटी बताता है, तुम्हें ये इंटरव्यूअर को दिखाता है कि लाइक तुमने लिटरली इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करा है कि नहीं। ठीक है, अगर तुम कॉपी पेस्ट करते हो, ठीक है, तो तुम्हारे पास रहता है कि ये प्रॉब्लम है, ये मॉडल है, तो ऐसे ऐसे करना है और इस पे सवाल है। बट ये क्वेश्चन कि तुमने इसके जगह पे ये नहीं क्यों नहीं यूज किया, ये वाला मेथड क्यों नहीं यूज किया, तो ये जो क्वेश्चन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो डिफरेंशिएट करने के लिए कि बंदा लेजिट है कि नहीं। तो इस पे थोड़ा अच्छे से ध्यान देना कि जब तुम प्रोजेक्ट बनाते हो, तुमने एमएल मॉडल लगा दी, एक्सजीबूस्ट लगा दिया, अब इंटरव्यूअर पूछेगा तो यार तुमने एक्सजीबूस्ट लगा दिया, तुमने बेसिक वाला डिसीजन फॉरेस्ट ट्राई क्यों नहीं किया, और अगर करा तो इसमें क्या दिक्कत आ रही थी। बहुत जनरल क्वेश्चन है, बट जिसने नहीं करा है ना, उधर उसकी बैंड बज जाती है, ठीक है, उधर ही उसका इंटरव्यू चला जाता है डाउनहिल पे। तो मेक श्योर कि तुम जो भी प्रोजेक्ट बनाओ, इन एंड आउट समझो। हम यही चीज बता रहे हैं कि फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। प्रोजेक्ट का लेवल डिपेंड करता है कि तुम उसमें कितने कॉन्फिडेंट हो। अब बहुत बेसिक मत बता देना कि लाइक कैंसर डिटेक्शन बता दिया लॉजिस्टिक रिग्रेशन बना के, तो मतलब इतना भी बेसिक मत जाना। मेक श्योर कि तुम थोड़े डिसेंट लेवल पे बनाओ, या तो फिर यूनिक प्रोजेक्ट्स बनाओ। ठीक है, कि ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाओ जो आसानी से नेट पे ना मिले, तुम थोड़ा सोचो, ढूंढो, ऐसे होते हैं यूनिक टॉपिक्स, वो तुम्हें अपने साइड से ढूंढना पड़ता है और यूज करना पड़ता है, राइट? यार ऑल्सो वही मैं बोलूंगा कि प्रोजेक्ट का इन एंड आउट तुम्हें पता होना चाहिए। अगर प्रोजेक्ट का नहीं पता है, इवन दो प्रोजेक्ट तूने खुद से किया है, इंटरव्यू यही कंसिडर करेगा कि भाई इसने तो छापा है, एंड वो तेरी बैंड बजा देगा बस। एंड विदित भैया आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया था? मेरा एक था मॉडल एक्सट्रैक्शन अटैक। बेसिकली अपना एक मॉडल डिप्लॉयड होगा, तो अपने को उसे मिनिमम नंबर ऑफ क्वेरीज में उस मॉडल को एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो इसकी दो सेटिंग हो सकती है कि ब्लैक बॉक्स और ग्रे बॉक्स। ब्लैक बॉक्स में तुम्हें डेटा अवेलेबल नहीं होगा कि मॉडल किस डेटा पे ट्रेन हुआ था, और ग्रे बॉक्स यानी तुम्हें वो मॉडल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। ये एक था। दूसरा था अपना क्लाउड सेगमेंटेशन। बेसिकली अपने पास एक सेंटिनल-2 नाम का मिशन था, तो उसके थ्रू अपने को सैटेलाइट इमेजरी दी गई थी, तो उसमें से अपने को सैटेलाइट इमेजरी में से क्लाउड को सेगमेंट आउट करना था। फिर एक अपना डीफेक डिटेक्शन वाला था, और एक अपने एक यूआरएल शॉर्टनर और लिंक का आईपी एड्रेस ट्रैक करने वाला था। एंड भव्य भैया आपने क्या प्रोजेक्ट शो किया था? लाइक मेरा एक रिकमेंडेशन सिस्टम था, एक स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड था, और एक मॉडल बेस्ड था, लाइक प्रेडिक्शन वाला। ठीक है। तो और आप लोगों ने यूनिक प्रोजेक्ट आपका था या फिर ऐसे कुछ कॉमन प्रोजेक्ट जो और भी लोग बनाए होंगे? यार मैं अपना बताऊं तो टू बी ऑनेस्ट यूनिक तो नहीं था मेरा, ठीक है। सेकेंड ईयर के हिसाब से मैं खुद से एक यूनिक प्रोजेक्ट सोचूं, उसमें अपने एल्गोरिथम्स लगाऊं और अपने हिसाब से सॉल्व करूं। मैं लाइक इन जनरल एवरेज पूल को इतना कॉम्पिटेंट नहीं समझता हूँ, ठीक है। सेकेंड ईयर में इतना एक्सपेक्ट भी कोई नहीं करता कि तुम बहुत यूनिक प्रोजेक्ट्स बनाओ, राइट? तो अगर तुम जो भी बना रहे हो यार, मतलब वही चीज है यार, मतलब बहुत ज्यादा मत भागो कि बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बना दूंगा तो बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तुम जितना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाओगे, समझना और समझाना उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा तुम्हारे लिए भी, राइट? अगर तो उसमें कॉम्प्लेक्स चीजें भी इंक्लूडेड रहेंगी। तो मेक श्योर कि यार तुम थोड़ा सोच समझ के प्रोजेक्ट्स डालो, बस समझ के डालो यार, फंडामेंटल्स क्लियर रखो और कुछ नहीं। और ये एक चैट में अच्छा क्वेश्चन है, डू हैकाथॉन्स हेल्प? डेफिनेटली ट्राई करो जितने दे सको। अब जैसे अगर तुम्हें प्रोजेक्ट्स के आइडिया नहीं मिल रहे हैं, क्या पता तुमने कोई हैकाथॉन पे कोई अच्छा पीएस देखा जो तुम्हें एक अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना के दे दे, तुम उसे अपने प्रोजेक्ट में यूज कर लो। सही बात है। लाइक हैकाथॉन ऐसा होता है कि आप अगर जीत रहे हो तो आप उसे अचीवमेंट में दिखा दो, अगर नहीं जीत रहे हो तो उसे प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। बिल्कुल। एंड देयर इज अ क्वेश्चन फॉर विनीत भैया कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो कैसे सोचा? लाइक सुनने में तो बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है। मतलब वही जैसे स्टार्टिंग बताया कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे कंपटीशन उठा के उससे कर सकते हो, तो उससे काफ़ी सारा मिल जाता है। अगर वो नहीं है तो फिर जब तुमने एमएल या
डीए सीखना स्टार्ट करा होगा तो तुमने कुछ सोच ही करा होगा ना कि अगर मेरे को चीज़ आती होती तो मैं ये चीज़ कर सकता, या फिर मतलब ये चीज़ काफ़ी कूल लगेगी अगर मैं इसको कर लूँ तो, ऐसा उस टाइप से तुमने कुछ सोचो फिर उसे उठा के पूरा करो। पूरा नहीं हो तो भी मतलब थॉट प्रोसेस मैटर करता है वहाँ पे भी, कि तुम्हारी क्या अप्रोच थी उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के करस्पॉन्डिंग। ओके, एक और क्वेश्चन है कि लाइक डीएडीएस रोल में प्रोबेबिलिटी और स्टार्ट कितना इम्पोर्टेंट है और क्या क्या टॉपिक सब होना चाहिए? यार देखो, स्टार्ट तो मैक्सिमम लोग कवर कर लेते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी से बहुत लोग डरने लगते हैं, तो क्या करना चाहिए? यार प्रोबेबिलिटी का मैं बताता हूँ, मैंने ना एचडी के इंटरव्यू में भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में मात खाई है। तो मैं देखो बताता हूँ, जनरली क्या होता है, प्रोबेब एंड स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है भाई। मतलब ये ऑनेस्टली स्पीकिंग पता है, तुम लोग अगर जेई में जितना आता था ना, उसी टच को रीगेन कर लो ना, तो निकल जाते हैं यहाँ पे सारे इंटरव्यूज। बट अब तुम लोग 2 साल 2.5 साल पहले पढ़े थे उन सब टॉपिक्स को, और तुम लोग अगर एक्सपेक्ट करोगे ना कि भाई मैं आखिरी के 3 दिन या 4 दिन में पढ़ लूंगा, तो वो नहीं होता। प्रोबेबिलिटी तुम लोग को याद होगा, इट इज नॉट अ टॉपिक कि तुम एग्जाम से 2 दिन पहले 2 दिन 6 घंटे देकर के तुम पढ़ सकते हो। तुम्हें लाइक वो एक घंटा 6 दिन तक देना पड़ेगा, वो स्लोली बिल्डअप होता है। वो प्रोबेबिलिटी में जिस तरह से सोचना पड़ता है, अगर कुछ थ्योरम बेस थ्योरम वगैरह को पकड़ लो तो थ्योरम वगैरह अलग होता है। बट बहुत बार या पीएनसी और बीटी का जब वो क्लस्टर वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तब वहां पर थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी भी लगता है, वहां पर सोचना पड़ता है थोड़ा अलग हट करके। देन उन सब केसेस में यार जो एज केसेस छूट रहे होते हैं ना, वो तभी आता है जब तुम रेगुलर प्रैक्टिस करो, रादर देन एक ही दिन बैठ करके तुम 8 घंटे लग गए हो। वो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो। आई वुड से अभी से यार, अगर तुम लोग नॉर्मल जेई वाले क्वेश्चंस थोड़ा बहुत देखना स्टार्ट कर दोगे, जेई तो मत करो यार, आई वुड से मतलब यूट्यूब वगैरह पे देख लो क्या होता है। कुछ कुछ वीडियोस प्लेलिस्ट डायरेक्टली मिल जाएंगे, इसके लिए कोई स्पेसिफिक मैं सजेस्ट भी क्या ही करूँ, डायरेक्टली तुम लोग को मिल जाएंगे यूट्यूब पे सर्च करने पे। थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम्स देखते जाओ रेगुलरली, वो हो जाएगा। इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर मत लेना भाई, आईआईटी क्रैक करके आए हो तो ये तो आता है तुम्हें। भव्य भैया, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे प्रोबेबिलिटी स्टार्ट पे? नहीं ऑलमोस्ट सब कवर्ड ही है। एंड अदर देन प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स ना, एक और टॉपिक जो बहुत लोग ना मतलब इजी पीजी समझ करके मिस आउट कर जाते हैं, वो है लीनियर अलजेब्रा। भाई उसको भी देख लेना, वो बहुत बार काम आता है। लाइक मेरे इंटरव्यू में मैं बता रहा हूँ, मेरा जब 4th राउंड जब चल रहा था, तो भाई थ्रेड के 4th राउंड में मतलब मेरे से अलजेब्रा चला था करीब 1.5 घंटे के इंटरव्यू में 40 से 50 मिनट। और अलजेब्रा वाज कि मेरे को फाइनेंस के ऊपर एक फार्मूला बनाना है, उसी को सॉल्व करना है, उस कॉम्प्लेक्स फार्मूला को। तो भाई वो अलजेब्रा को अच्छे से रख लेना। अलजेब्रा भी अगेन वैसा सा टॉपिक है कि रोज थोड़ा थोड़ा करो, तब बिल्डअप होता है वो। तो इस टॉपिक को भी मिस आउट मत कर जाना बस। एल्जेब्रा के लिए लाइक मुझे भी पूछा था, लाइक उन्होंने पीसीए से स्टार्ट किया, फिर पीसीए से आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स पे गए, वहां से फिर वो अलजेब्रा में घुस गए, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, वो सब। तो लाइक वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स मेरे से भी एक इंटरव्यू में पूछा गया था जब मुझसे नहीं हुआ था। ये जियो का इंटरव्यू था वो। विदित भाई, आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था क्या अलजेब्रा या स्टार्ट पे? स्टैट्स वही मतलब ऐसा था कि टीशा का जब इंटरव्यू था उसमें भी उन्होंने अच्छा खासा प्रोबेबिलिटी स्टैट्स मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स वगैरह पूछे थे। तो उसके लिए तो लीनियर अलजेब्रा के लिए जो ऑनलाइन एक कोर्स है एमआईटी का ही शायद से, एमआईटी ओपन कोर्सवेयर का, तो वो काफ़ी अच्छा है, वो देख सकते हो। प्रॉप स्टार्ट्स का वही है, स्टार्ट्स 110, उसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लाइक ऐसा कोई वेबसाइट जहाँ से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर जनरल प्रोसेस ही सॉल्व करते जाए? अच्छा, मैं इसके लिए बता देता हूँ। तुम लोग यार जो बिज का वो शीट आया था ना, उसमें लाइक टॉपिक्स भी गिवन है और उसमें लिंक्स भी है, हाइपर लिंक्स, सारा कुछ कवर्ड है उधर, उसको देख लो तुम लोग। लिंक्डइन में मिल जाएगा यार, 2-3 वीक हुआ है अभी तो आया, रिसेंटली आया था, उसको कंसिडर कर लो भाई। और मैं बोलूंगा यार उसको अच्छे से देख लेना तुम लोग, लाइक उसमें टॉपिक्स भी मेंशन्ड है क्या क्या करना है अच्छे से, फॉर डीए एंड डीएस बोथ। एंड साथ में आगे चल के यार हर इंटरव्यू का उसमें लिखा हुआ है मेरे ख्याल से, एटलीस्ट मैंने जितना ऊपर से देखा था उसमें ऑलमोस्ट हर इंटरव्यूज कवर्ड थे कि किस इंटरव्यू के किस राउंड पे क्या पूछा गया एंड किस तरह से अप्रोच करना है। तो उसको तो भाई अच्छे से रेफर कर लेना।
लिंक्डइन पे या बिज के अकाउंट पे मिल जाएगा, रुक जा मैं देख रहा हूँ। इसको भी देख सकते हो प्रोबेबिलिटी के सवाल के लिए, काफी अच्छी है link। Guys, और लाइक props. बोलो। बहुत से लोगों का डाउट होता है कि मैक्सिमम कंपनी ऑन कैंपस एसडी प्रोफाइल के लिए आती है, तो आप थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हैं कितनी कंपनी एसडी के लिए आते हैं, कितनी डीएडीएस के लिए आते हैं, कितनी अदर प्रोफाइल के लिए? यार हमारे टाइम पे तो मतलब एसडी और डीएडीएस का ना इक्वल बैलेंस था। लाइक मतलब जितनी ओके। एसडी की आई थी ना, डेटा की भी उतनी ही आई थी। ठीक है, तो लाइक आई वुड से 55-45% या 40-60% का रेशियो रहता है। हाँ। तो कंपनीज बहुत आती है। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लो कि कंपनी नहीं आएगी, कंपनी आएगी। एटलीस्ट डीएडीएस एसडी प्रोफाइल्स के लिए आती है। जिसके लिए कम आती है दैट इज पीएम कंसल्टिंग, इनकी कम आती है प्रोफाइल्स की, राइट। बट इनकी आती है, तो टेंशन की बात नहीं है। एंड ऑल्सो कि लाइक इंटर्नशिप के टाइम में ऐसा क्या होता है कि सुबह में भी कभी कभी टेस्ट रहता है, फिर 9 से 12 या फिर 9 से 4 क्लासेस रहते हैं, फिर शाम में टेस्ट। वो सिचुएशन कैसा रहता है, थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हो? यार तुम्हें आदत पड़ जाएगी। मैं तो ये बोलूंगा कि तुम पहला एक हफ्ता थोड़ा हेक्टिक लगेगा, बट फिर आदत हो जाएगी। फिर तुम्हारा वही हो जाएगा, रूटीन हो जाएगा तुम्हारा वैसा ही कि सुबह को क्लास जाओ, ठीक है, फिर शाम को टेस्ट देने जाओ। तो यार ये ना हैबिट लग जाएगी। होपफुली वो रूटीन ना बने, तुम लोग जल्दी इस सर्कल से निकल जाओ। हाँ, बट ये भी है। स्टार्टिंग में यार वो बड़ा टायरसम सा लगेगा कि तुम लोग क्लासेस से आ रहे हो, डिनर करने जा रहे हो, बहुत बार डिनर भी सही से टाइम नहीं मिलेगा, एंड टेस्ट शुरू हो चुके हैं तुम्हारे 6-7 बजे, और टेस्ट दिए जा रहे हो भाई तुम लोग 12 बजे तक रात को, एंड अगले दिन सुबह 5 बजे अगली कंपनी का टेस्ट है। तो ये तो चलता है, स्पेशली वीक 1 वीक 2। एक क्वेश्चन है कि कोई बुक या फिर वीडियोस लिंक जो सजेस्ट कर सकते हैं स्टैट के लिए, अलजेब्रा के लिए एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन के लिए? यार अभी जस्ट विदित ने डाला है, देखो चैट। देखो यार, मतलब स्टैट वगैरह के लिए ठीक है, बट मैं एमएल के लिए बता दे रहा हूँ। ये बुक है, ये देख लो बुक, हैंड्स ऑन लर्निंग विद मशीन लर्निंग, साइकिट लर्न वाली। ये अगर तुम बुक पढ़ लेते हो और अच्छे से कर लेते हो तो एमएल डीएडीएस का अच्छा खासा कवर हो जाएगा। तो ये खरीद लो। नहीं होता है तो तुम पीडीएफ से पढ़ लो, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा। और कोई? एक बार बुक का नाम वापस रिपीट कर सकते हैं? यार आई विल बी बैक इन अ मिनट, तुम लोग कंटिन्यू करो। यार कुछ लिंक विक दे दो तो उसकी पीडीएफ है मेरे पास, पीडीएफ ही भेज दूंगा मैं ग्रुप पे हिसाब से। और क्वेश्चंस? द बुक नेम इज नाउ इन चैट सेक्शन। सो अब ऐसा है कि रिज्यूमे कैसे बनाया जाए, लाइक कौन सा सेक्शन कितना वेटेज रखता है, उसके बारे में बता सकते हैं आप? देखो, रिज्यूमे का तो प्रोजेक्ट वाला पार्ट तो आई एम प्रीटी श्योर क्लियर हो गया होगा, राइट। ठीक है, अब उसके बाद आता है सबसे पहले कि स्किल सेट, तुम्हारे जो स्किल सेट है। अगर तुमने अच्छे से मेहनत कर रखी है 2 साल में तो तुम भर दो उसे। नहीं करी है तो थोड़े सॉफ्ट स्किल ज्यादा भरो। ठीक है, मतलब ट्राई करो कि उसको दिखाने का कि है कुछ तो है, राइट। उसके बाद प्रोजेक्ट्स आते हैं, प्रोजेक्ट्स अब तो बता दिया हमने अच्छे से। फिर आते हैं तुम्हारे पीओआरस वगैरह। अब देखो पीओआरस में ना 2 सीन रहता है। या तो तुम ऐसा डाल दो कि मैं टेक्निक्स का पीओआर हेड हूँ, मैं स्पर्धा में ये हेड हूँ, ठीक है, मैं ये कन्वेनर हूँ। अब तुम एज अ एचआर इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि उनके पास 100 रेज्यूमे है, जहाँ पे उन्हें 60-70 रेज्यूमे में ये चीजें मिल रही है कि ये इधर का ये हेड है, ये इधर का वो हेड है। तो क्या उतनी वो आउटशाइन करेगी? ऑब्वियसली वो उतनी नहीं करती, राइट। ठीक है, पीओआरस उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। बट हाँ, अगर तुम ऐसा डालते हो कि मैंने कि टेक्निक्स की इस टीम में ये ऐसा स्पेसिफिक काम करा था जो किसी ने नहीं करा, राइट। मैंने अपने इस क्लब में ऐसा काम, ऐसा इवेंट होस्ट करा था, लाइक जैसे मैंने अपना पर्टिकुलरली अपनी बात बताऊं तो मैंने वर्कशॉप्स लिए थे। तो ये काम जनरली और किसी ने नहीं करा था, राइट। तो मैंने वर्कशॉप्स लिए थे, वो यूट्यूब पे गया था। तो ऐसी चीजें डालो जो थोड़ी यूनिक हो। वो तुम्हारे रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में तुम्हें आउट लाइक थोड़ा सा आउट शाइन करती है, राइट। तो मेक श्योर कि तुम ऐसा पीओआरस डालो जो बेटर हो, लाइक थोड़े से यूनिक हो। एंड रही बात, फिर नेक्स्ट आता है अचीवमेंट्स। अगर अचीवमेंट्स है तो डाल दो टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3। अगर तुमने किसी कंपटीशन में पार्ट लिया, राइट, सपोज तुम्हारी रैंक आई है 11, ठीक है, आउट ऑफ 100,
तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 11 रैंक लिखो टॉप 10% में हो, समझ रहे हो? लाइक झूठ मत लिखो, बट सच को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके लिखो। अब तुमने लिखा है टॉप 10% में हो, दैट वुड से कि लाइक ठीक है तुम 1 से 10 1 से 11 के रैंक में हो, राइट? अब तुमने ये भी नहीं लिखा कि 11 रैंक है तुम्हारी, गोल्ड मेडल ब्रॉन्ज नहीं मिला, बट है ना भाई कि तुम टॉप 10 टॉप 15% में हो, तो वो तुम्हें थोड़ा सा अचीवमेंट भरने का एक अच्छा तरीका दे सकता है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि रेज्यूमे ऐसा रखो कि थोड़ा क्रिस्प हो, ठीक है? बहुत बड़ा 2 पेज का मत बनाओ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मत डालो, जो भी चीजें डाल रहे हो क्रिस्पी चीजें डालो, कि ठीक है, जो थोड़ी यूनिक हो, क्रिस्पी हो। भैया और जैसे एमएल और डीएल में कोई भी अगर टॉपिक करते हैं, फॉर एग्जांपल डीएल स्पेसिफिकली अगर लेते हैं हम लोग, जैसे अगर कोई एनएलपी कर रहा है या फिर कंप्यूटर विजन कर रहा है, तो फिर उसमें कहाँ तक जाना चाहिए, मतलब क्योंकि फिर प्रोजेक्ट बनाने का भी टाइम चाहिए होगा ना, इंटर्न आने वाली है, क्योंकि अगर एनएलपी या फिर इस सब में अंदर गए तो जाते रह जाएंगे। देखो यार, अभी मैं करंटली अगर स्टेट बताऊं तो ये टॉपिक्स एनएलपी वगैरह बहुत ज्यादा वास्ट हो चुकी है, राइट? अभी तुम देख रहे हो चैट जीपीटी वगैरह आ रहा है, ये बेसिकली लाइक एलएलएम्स एनएलपी के ही थोड़े सब टॉपिक्स टाइप के मॉडल्स हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं। तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि तुम इन सब चीजों को कैचअप कर सकते हो, वो थोड़ा मुश्किल है, राइट? तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। इट्स लाइक यही बात है कि तुम जितना घुसोगे। मैं तो ये बोलूंगा कि अगर तुम अभी कर रहे हो प्रिपरेशन, तो एनएलपी का अगर तुम बस एनएलपी के लिए स्पेसिफिकली फोकस कर रहे हो, तो मेक श्योर कि तुम अच्छे से जो 1990s के जो एनएलपी मॉडल्स होते थे बेसिक वाले, वो फिर जो अभी 2000s में है, जैसे अभी तुम्हारे एलएसटीएम मॉडल्स हो गए, जीआरयू मॉडल्स हो गए, आरएनएन मॉडल्स हो गए, वो अच्छे से समझो। फिर उसके बाद थोड़े अटेंशन मॉडल्स कैसे काम करते हैं, व्हाट इज अटेंशन, हिडन स्टेट क्या है, मास्किंग क्या है, वो समझो। देन व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर्स, फिर ट्रांसफॉर्मर क्या है, बर्ट मॉडल्स कैसे है। तो तुम देख रहे हो, ऐसा नहीं कि तुम अचानक से टफ टॉपिक्स पे जाओ, तुम ट्राई करो कि तुम फ्रॉम स्क्रैच शुरू करो कि एनएलपी कहाँ से शुरू हुआ, राइट? एनएलटीके लाइब्रेरी बनी, कैसे चीजें फ्रॉम स्टार्ट शुरू हुई। फिर तुम ग्रेजुअली इंक्रीज करोगे तो सब टॉपिक्स तुम आसानी से सीख पाओगे और कैच कर पाओगे। अब किसी बंदे को मैं बोलूं डायरेक्टली जाके एलएलएम सीखे, जिसने एनएलपी नहीं करा, उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, राइट? उसको समझ में नहीं आएगा कि अटेंशन क्या है, उसको समझ में नहीं आएगा ट्रांसफॉर्मर क्या है। बट अगर कोई बंदा ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह सब फ्रॉम स्क्रैच सीख के आए, तो उसके लिए आसान होता है, उसका लर्निंग ग्रेडियंट बहुत स्मूथ होता है, राइट? तो मैं तो ये बोलूंगा कि टॉपिक्स फ्रॉम स्क्रैच शुरू करो, और इंटर्न के लिए अगर तुम एनएलपी स्पेसिफिक बोल रहे हो, तो तुम्हें ट्रांसफॉर्मर्स का तो आइडिया होना ही चाहिए, राइट? ठीक है, ट्रांसफॉर्मर्स अब थोड़े बेसिक हो चुके हैं। ट्रांसफॉर्मर्स 2017 में आए थे, राइट? 2017 में, और अभी 6 साल हो गए, तो उसके रिसोर्सेज भी अवेलेबल है। तो मैं बोलूंगा कि इतना तक आए, एलएलएम्स वगैरह पे भी तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, छोटे छोटे से चैटबॉट्स वगैरह बना सकते हो। बट अगर तुम इतना भी कर पा रहे हो, दैट इज प्रीटी गुड। और ओपन सीवी कंप्यूटर के विजन लिए, के लिए? हाँ। कंप्यूटर विजन के लिए यार देखो, मैं बहुत एक्सपर्ट तो नहीं हूँ कंप्यूटर विजन में, बट जितना मैंने करा था, सॉल्विंग सीएनएन प्रॉब्लम्स, ठीक है, तुम कैसे इमेज को क्लस्टर लाइक क्या बोलते हो, विजुअलाइज कर पा रहे हो, एनालाइज कर पा रहे हो। उसके बाद उसमें बाइनरी क्लासिफिकेशन, फिर तुम्हारे न्यूरल नेटवर्क्स में भी सीएनएन आते हैं। उसके बाद तुमने देखे होंगे ट्रांसफर लर्निंग मॉडल्स, एलेक्स नेट, वीजीजी नेट। अभी तुमने सुना होगा मिड डाली 2 सुना होगा, लाइक स्टेबल डिफ्यूजन टाइप की चीजें सुनी होंगी। वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो ये शायद से विजिट तुम्हें अच्छे से ओपन सीवी का बता पाएगा। विजिट विदित, विजिट आई गेस विदित विजिट भैया म्यूट। आप है या फिर वाईफाई का? हाँ। ऑफिस जा रहा है ये। विदित थोड़ा सा ओपन सीवी के बारे में बता दो, फ्रॉम लाइक बेसिक से एडवांस टॉपिक्स क्या क्या है। ये मतलब ओपन सीवी या फिर कोई भी लाइब्रेरी में, मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हें सब कुछ के बारे में दिखना है, बस बेसिक फंक्शन सीख लो कि अच्छा इस तरीके से इमेज रीड करते हैं, इस तरीके से इस पर्टिकुलर बीजीआर से आरजीबी फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, काउंटर्स ऐसे बनाते हैं, ठीक है, काउंटर ऐसे बना लिया, फिर मतलब उसमें रिसाइज कैसे करते हैं, रीशेप कैसे करते हैं, फिर उसमें रीशेप रिसाइज करने में भी अलग अलग एल्गोरिथम्स आते हैं, लीनियर, बाइक्यूबिक और क्यूबिक। ये सबको देख लो, और बाकी तुम लोग यूट्यूब पे डालोगे तो कोई भी ट्यूटोरियल देख लेना, तो 1 घंटे का जो इन जनरल रहता है अपना फ्री कोड कैम्प का मिल ही जाएगा। तो उस पूरे को लाइक 2x बस ऐसा देख लो कि अच्छा ये फंक्शन इसके लिए होता है, अच्छा इस टाइप का इसके लिए होता है। बाकी तो एज पर यूज केस तुम उसे कभी भी गूगल करके देख सकते हो कि अच्छा मेरे को ये टास्क करना है ओपन सीवी से ऐसा, तो उसके लिए मिल जाएगा। तो एक तानिया का क्वेश्चन है चैट में, देखो जो बुक जो मैंने दिखाई थी हैंड्स ऑन एमएल, इट्स अ प्रैक्टिकल बुक, ठीक है? वो बहुत बिगिनर लेवल के लिए नहीं है, राइट?
वो प्रैक्टिकल बुक है तो उसमें चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। अब जैसे तुमने टॉपिक्स बताया एसवीएम, तो सबसे पहले रहता है कि तुम्हें क्या एसवीएम की मैथ्स पता है कि उसमें हम कैसे कर्नल्स बनाते हैं, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स काम कैसे करते हैं। इफ यस तो पहले, इफ नो तो पहले तुम वो सीखो कि मैथ्स कैसे काम करते हैं, एंड देन स्टडी दिस बुक अगेन कि उसमें कैसे चीजें इंप्लीमेंट करी है, राइट। तो ये बहुत बिगनर फ्रेंडली नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिकल लेवल पे है तो मुश्किल आएगी, डिफिकल्ट बुक है आई वुड से कि बिगनर्स के लिए थोड़ी डिफिकल्ट है, बट मेक श्योर कि तुम चीजों को समझ पाओ, कॉम्प्रिहेंड कर पाओ, इतनी भी टफ नहीं है कि सब बाउंसर चला जाएगा, राइट। व्हाट वाज द नेम ऑफ सेशन यू टुक ऑन यूट्यूब? यार ऐसे तो मैंने सेशंस लिए थे बट यूट्यूब पे, हाँ, मल्टीवर्स ऑफ पाइथन करके था, तो उसमें लाइक मैंने पाइथन सिखाया था 2.5 घंटा। तो अभी भी तुम शायद से कॉप्स के चैनल पे जाओगे तो वहां पे तुम्हें मिल जाएगा मल्टीवर्स में लास्ट ईयर का, तो वो सेशन मैंने लिया था जो यूट्यूब पे गया था, राइट। भैया गैंस पे भी जाना जरूरी है क्या? गैंस के बारे में विदित बता पाएगा। मतलब जरूरी का क्या मतलब ऐसा है कि तुम्हें इंटरेस्ट है तो पढ़ लो, इंटरेस्ट नहीं तो मत पढ़ो। ऐसा होगा नहीं कि इंटरव्यूअर सामने से पूछेगा, तुमने अपने किसी प्रोजेक्ट में मेंशन करा होगा उसके बारे में तो वो भले ही पूछ ले। सो भव्या भैया, आपने क्या क्या मेंशन किया था रेज्यूमे में? एक चीज मैं पॉइंट आउट कर दूं, पिछले 5-10 मिनट में टर्मिनोलॉजी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सो अगर आपने इसमें से कुछ भी नहीं सुना फिर भी कोई टेंशन की बात नहीं, ये सब बहुत ज्यादा आगे की चीज है। एंड इंटर्न में आई डोंट थिंक कोई कंपनी एक ट्रांसफॉर्मर वगैरह पूछती है। सो अपने पेस पे करो, बट जितना कर रहे हो उस पे आपको क्लैरिटी होना चाहिए। ये नहीं है कि भागते भागते जो कर रहे हो उस पे भी क्लैरिटी नहीं है। सो अगर बेसिक पे जैसे हमेशा फॉलो मैं करना एकदम चाहिए। बेसिक पे ही जा रहा हूँ, लीनियर रिग्रेशन है तो आपको पता होना चाहिए उसके एजम्पशंस क्या है, क्यों है। अगर कोई एजम्पशन फेल कर रहा है तो जो मॉडल आउटपुट देगा उसमें क्या गलती होगी। अगर ये नहीं पता तो फिर आगे जाके RNN LSTM ये सब का कोई यूज नहीं है। भव्य भैया एकदम सही बोल रहे हैं, जो मैं बोल रहा था लर्निंग कर्व। अब वो कर्व तुम्हारे ऐसे ऊपर नीचे ना हो, ठीक है, थोड़ा स्टेडी हो। अगर ये तुम टॉपिक्स कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तब आगे बढ़ना। ऐसे नहीं कि भैया ने बोल दिया LSTM RNN तो सीधा उधर जंप कर गए, पीछे के टॉपिक्स को छोड़ दिया, हाँ हाँ ये तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होना, ठीक है। आराम से करो, अभी भी दो आई वुड से अभी 1.5-2 महीना है तुम्हारे पास, ठीक है। तो सीखते रहो, रोज रोज टाइम दो, 4-5 घंटा दो, तभी तुम सीखोगे धीरे धीरे, राइट। तो एक बार अब लास्ट होने पे तो ऐसा कर सकते हैं कि आपने जो जो इन टेस्ट दिए थे और इंटरव्यू दिए थे वो कैसा था, वो एक्सपीरियंस बता दो। देखो, मैंने तो 2 ही इंटरव्यूज दिए थे, ठीक है। एक था मेरा एमएक्स का जो मेरा वीक 1 में आया था, बट वहां पे मेरा नहीं हो पाया, बीइंग द रीजन कि मैंने वहां पे ज्यादा गलती कर दी थी। देखो, जब भी इंटरव्यू रहता है ना तो वो एक रिले रेस रहता है जिसमें बैटन देना रहता है, ठीक है। जनरली इंटरव्यूज में ट्राई करो बैटन अपने हाथ में रखने का। अगर तुमने बैटन इंटरव्यूअर को दे दिया तो वो तुम्हें पूरे तरीके से ग्रिल कर देगा, राइट। वहां पे मैंने गलती कर दी कि जब भी तुम कोई अपने प्रोजेक्ट्स भी एक्सप्लेन करो, चीजें बताओ, तो मेक श्योर कि तुम्हारे एक एक वर्डिंग्स बराबर हो, कि तुम कुछ गलत नहीं बोल रहे हो, तुमने कुछ फॉल्स चीजें नहीं डाल दी। तो बीइंग द फर्स्ट इंटरव्यू मैंने ये गलती कर दी थी कि थोड़ा एक्साइटेड होकर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें बता दी, बढ़िया बढ़िया बता दी कि हाँ ऐसे भी कर देंगे, वैसे कर देंगे। उसने क्रॉस क्वेश्चन करा तो मैंने गलत इंटरप्रेट कर लिया, और उस फिर ऐसा होता है कि वो कोई क्वेश्चन पूछेगा, तुम सही बता दोगे तो वो और अंदर घुसने की कोशिश करेगा, एंड इट्स लाइक कि वो चेन तब खत्म होगा जब तक तुम कुछ गलत ना बता दो या फिर तुम कुछ मैसअप ना कर दो। तो ये चीज पे एकदम अच्छे से ध्यान देना। तो यहाँ पे मेरा दिक्कत हुआ था, यहाँ पे गलती हुई थी। बट जो सेकंड इंटरव्यू था जो पब्लिसिस्ट का था मेरा, दैट वाज क्वाइट स्मूथ। कॉन्सेप्ट्स जो मैंने बढ़िया से रिवाइज कर लिए थे, मैंने अपने प्रोजेक्ट्स अच्छे से समझ लिए थे, एंड मुझे पता था कि मुझे बोलना क्या है, राइट। तो वो चीजें अगर तुम्हें आइडिया है, तुम्हें अच्छे से अपने बारे में पता है, तो इंटरव्यू निकालना वोंट बी अ बिग डील। इट्स जस्ट दैट कि बी कॉन्फिडेंट, इट्स लाइक यू नो व्हाट यू हैव डन, राइट। तो मेक श्योर कि तुम उधर घबराओ नहीं, टेंशन ना हो, ठीक है। इंटरव्यू ही है तो आराम से दो तो निकल जाता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ मेघ भैया, आपका कैसा था इंटरव्यू? यार मेरा इंटरव्यूज ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा डीए में ना इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा था।
एंड एक में क्रैक हुआ, उसी में मेरा लग गया फाइनली, ऑफर भी आ गया। बाकी मैंने एचडी के इंटरव्यूज दिए थे 5 अलग कंपनीज में, एंड वहाँ मेरे को कटवाने का एक्सपीरियंस अच्छा खासा है। तो व्हाट आई वुड से इज कि यार कभी भी इंटरव्यूअर जो पूछ रहा है ना, टू द पॉइंट आंसर दो। जबरदस्ती का खुद का ज्ञान मत देना वहां पर कि तुम्हें ये आता है वो आता है। लाइक जो आंसर बोल क्वेश्चन पूछा गया है मिनिमम वर्ड्स में उस आंसर को दे दो, कि हाँ बस तू ऐसा भी ना हो कि तूने बस एक वर्ड में आंसर दिया, ट्राई टू एक्सप्लेन एक लाइन में, दैट्स इट। अगर तेरे को उस लाइन के बाद तेरे को पता है इंटरव्यूअर क्या पूछेगा एंड वो भी पता है उसका आंसर, तो उसको यहीं पे अटैच मत करो, लेट हिम आस्क दैट क्वेश्चन, वेट फॉर हिम। इस तरह से इंटरव्यू तुम ड्राइव कर रहे होगे। अगर इंटरव्यू, वही ज्योतिकर्ष ने बोला, इंटरव्यू जब तक तुम ड्राइव करोगे ना, हमेशा इतना स्मूथ इंटरव्यू जाएगा। लाइक तुम्हें पहले से पता होगा कि बंदा क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है, तेरे को पहले से पता होगा कि भाई ये 3 में से ही कोई क्वेश्चन पूछ सकता है और कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन पे क्रॉस क्वेश्चन करना। तो वो तू ड्राइव कर रहा होगा, और यही अगर तूने अपने सारे आंसर्स पहले 2 क्वेश्चन में ही निपटा दिए, तो भाई बंदा अगर सोच के आया है कि वो थोड़ा डीप जाएगा इस एक टॉपिक के ऊपर, 2-3 मिनट बात करेगा तेरे से, मैं 2-3 मिनट मतलब 5 क्वेश्चन वो पूछेगा तुमसे, एंड तू पहले 2 क्वेश्चन में अपने सारे ज्ञान दे देगा, तो अगले 3 क्वेश्चन में तो क्या करेगा, क्योंकि वो तो डीप जाता चला जाएगा भाई तेरे साथ। तो ये रखना। और ऐसा भी मत सोच के जाना यार कि पहले 2 इंटरव्यूज में इसी टॉपिक इसी प्रोजेक्ट के ऊपर बात हुआ तो तीसरे में भी उसी पर होगा। मैंने ये गलती करी थी कि भाई इसके अलावा तो कोई बात ही नहीं करता, लेट मी स्टडी दिस वन ओनली, और मैं बाकी सब छोड़ के गया एंड आई वाज ब्लैंक, मेरे को आता ही नहीं है यार ज्यादा कुछ, मतलब 2 क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ उसके बाद मेरे को नहीं आ रहा कुछ। तो ये सब गलती मत करना, अपने रेज्यूमे को थॉरली पढ़ के जाना एंड ट्राई टू आंसर इन दोज पार्ट्स ना, दोज सेंटेंसेस एंड वर्ड्स जो तेरे रेज्यूमे का लाइंस का एग्जैक्ट कॉपी ना हो। ये मत करना कि जो तूने रेज्यूमे में जो स्टेटमेंट लिख रखा है उसी स्टेटमेंट को तू एज एन आंसर प्रोजेक्ट कर दे रहा है कहीं पर, उसी सेंटेंस स्टेटमेंट को पैराफ्रेज कर दे या फिर थोड़े बहुत चेंजेस के साथ वहां पर बोल, तो वहां पर रेज्यूमे रीड करने नहीं गया वहां। तो इस चीज का भी ध्यान रख लेना। एंड एंड एक और चीज, हाँ ओवर कॉन्फिडेंस इंटरव्यू में मत दिखाना। जितने कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंट खुद को पोर्ट्रे करो, बट ये मत दिखाना कि तू इंटरव्यूअर को पढ़ा सकता है कुछ। तो ये भी गलती मैंने करी थी एक बार। एंड ऑल्सो अगर सोचने का टाइम चाहिए ना, क्लियरली उस कम्युनिकेट करो कि ब्रो मेरे को 1-2 मिनट चाहिए सोचने पे, लेट मी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर या कुछ। तो इस टाइम पर इवन इंटरव्यूअर नोज कि हाँ भाई थॉट्स रिकलेक्ट करने में टाइम लगते हैं, तो वो भी तेरे को टाइम देगा। बट रादर अगर तू इस पे टाइम वेस्ट कर रहा है ना सोचने पे 1-2 मिनट, तो तेरे पे प्रेशर भी रहेगा कि तू साइलेंट है तब से, एंड एट सेम टाइम इंटरव्यूअर को भी लगेगा भाई तू आंसर दे नहीं पा रहा, रादर देन सेइंग कि भाई मेरे को 1 मिनट चाहिए सोचने। एंड अगर तू 1 मिनट मांग लेगा ना, तो तेरे पे ये प्रेशर नहीं होगा कि ऑकवर्ड साइलेंस है रूम में, बस तू सोचेगा प्रॉपर, 1 मिनट है तेरे पास सोचने के लिए। तो ऐसा भी मत करना कि एक ही इंटरव्यू में बार बार बोल रहे हो कि भाई मेरे को 5 मिनट चाहिए सोचने, 2 मिनट चाहिए। रादर मतलब जो एक मेरे को टिप पहले दिया गया था कि यू कैन ऑलवेज टेक अ बॉटल, एक पानी का बॉटल लेकर के जाओ, एंड कभी सोचने के लिए अगर एक होता है बहुत बार कि बस अपने नेक्स्ट सेंटेंस को फ्रेम करने का टाइम चाहिए, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 to 12 सेकेंड्स। तो बस इंटरव्यूअर को बोल कैन आई हैव सम वाटर, बस पानी पी, तब तक तेरे को दिमाग में आ जाएगा क्या बोलना है नेक्स्ट लाइन। तो ये सब चीज थोड़ा सा अलग अलग यूज करना टैक्टिक्स वहां पर टाइम बाय करने का इंटरव्यूअर से। एक चीज और ऐड करूंगा कि अगर सपोज बाय चांस ऐसा हो कि इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा और तुम्हें ना आता हो, लाइक 0% या 10% आइडिया हो, हाफ नॉलेज हो, तो सीधा बोल देना कि आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो लाइक सी ऐसा नहीं कि अगर तुम उसको बोलते हो ना कि तुम्हें नहीं आता है, इसका मतलब ये शो नहीं करता है कि तुमने पढ़ा नहीं है, इसका मतलब तुम्हें ये टॉपिक की आइडिया नहीं है, एंड वो फिर तुम्हें उस क्वेश्चन से नहीं पूछेगा, उस टॉपिक से नहीं पूछेगा। जैसे जो मेरा पब्लिसिस्ट का इंटरव्यू था, वहां पे उसने पूछा था आर यू प्रीटी कंफर्टेबल विद एसक्यूएल। मैंने एसक्यूएल करा था, बट आई वाजंट श्योर कि अगर वो विंडो क्वेश्चंस, पार्टीशन क्वेश्चंस पूछ रहा तो वहां पे मैं फंस सकता था। तो मैंने उसको साफ साफ बोल दिया कि देखो मुझे अच्छे से नहीं आता, तो दिस इज नॉट माई स्ट्रेंथ, तो वो समझ जाएगा। बट अगर तुम ऐसा बोल दो कि हाँ हाँ आता है, और फिर उसने कोई टफ क्वेश्चन दे दिया और फिर तुमसे वो नहीं बना, तो इसका मतलब क्या वो सोचेगा कि तुमने पढ़ा है बट तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा है, समझ रहे हो? वो तुम्हारा लेट डाउन हो, लाइक वो तुम्हारे लिए ही ड्रॉबैक्स होंगे। तो मेक श्योर कि अपोज करना किसी क्वेश्चन को इज नॉट अ बिग नेगेटिव पॉइंट, ठीक है? कि ऐसा नहीं, अब तुम ये नहीं कि जो 10 सवाल पूछ रहा तुम 8 बोल दो नहीं आता नहीं आता, जो 2 आता है वो बोल दो, ऐसा मत करो। 10 में से अगर एक आध दो नहीं आते हैं तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है? इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, इससे तुम्हारे नेगेटिव पॉइंट्स नहीं जाएंगे, ठीक है?
यार पानी पीने के लिए पूछना जरूरी नहीं है, तो उठ के पी सकता है, मैं उठ के मतलब पी सकता सामने से, बट यहाँ हम लोग पानी पीने के लिए नहीं पी रहे हैं, रादर देन टाइम बाय करने के लिए पी रहे हैं। तो अब तू समझ में, पूछने का कंटेक्स्ट ये था कि तू और 1-2 सेकंड खुद के लिए बाय आउट कर पाए। टिपिकल सीन इन जीडीज, यार मैं जीडी का बताता हूँ। मैंने ना लाइक मैं उस टाइम प्लेसमेंट सेल में था, तो मेरे को मेरा एक इंटरेक्शन हुआ था विद पैनलिस्ट कि वो लोग जीडी में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एग्जैक्टली। तो मैं उनका आंसर बताता हूँ। दे वर सेइंग कि हम लोग बंदे के एंड से कुछ ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो कुछ नया इनोवेटिव सा पॉइंट पुट करके रख दे जो हम लोग को आज तक नहीं दिया गया हो। rather than what they want is कि बंदे का, उन लोग जीडी से टेस्ट ये कर रहे होते हैं कि बंदा कम्युनिकेट कितने अच्छे से कर पा रहा है अपने आंसर्स को, लाइक उसका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, लाइक वो जो सोच रहा है, वो जो पॉइंट्स रखना चाह रहा है, वो कितने अच्छी तरह से रख पा रहा है टीम में। ऑल्सो वो टीम वर्क उसका कैसा है। ऐसा ना हो कि तू पूरे जीडी में अकेला ही बोले जा रहा है, दैट शोज कि यू आर नॉट अ टीम पर्सन। देखो टीम में हर बंदे को चांस देना होता है, बट एट सेम टाइम ऐसा भी ना हो कि तू अकेला शांत से बैठा है वहां पर, बिकॉज यू हैव टू शो कि तेरे पास नॉलेज भी है एंड यू आर प्रीटी कॉन्फिडेंट। तू एक एक्टिव मेंबर है टीम का, एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है टीम के प्रोजेक्ट पे। तो दिस इज व्हाट दे टेस्ट इन योर एंटायर जीडी। 10 मिनट काफी होता है किसी भी एक टॉपिक पे अगर बात करवा दो 10 लोगों को, तो 10 मिनट में वो बहुत इनफ टाइम होता है कि हर बंदे को जज कर लो कि वेदर ही इज अ टीम पर्सन और नॉट। मतलब एटलीस्ट उस 10 मिनट में बंदा प्रिटेंड कर ले वो टीम पर्सन है, तो वो दिख जाता है, वो 10 मिनट में जज कर लेता है अच्छी तरह से। तो ऑल आई वुड से इज कम्युनिकेट कर लेना, कॉन्फिडेंट रहना एंड सबको बोलने का मौका देना। सपोज अ पर्सन इज साइलेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जीडी 5 मिनट का हो गया, ही इज साइलेंट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, तू ओपनली बोल दे कि लेट्स गिव उत्कर्ष सम टाइम टू स्पीक, ऐसा करके। चलो उत्कर्ष। एंड भव्या जीडी भैया का तो आपका आइडिया कैसा था नहीं। इंटरव्यू? इंटरव्यू में लाइक 3 टेक्निकल राउंड थे और एक एचआर राउंड था। और लाइक आई वुड से स्कीम तीनों टेक्निकल राउंड का सेम ही था, एमएल, डीएल, स्टैटिस्टिक्स और कोडिंग, ये 4 सब सेक्शंस थे उसमें। और लाइक जैसे जैसे राउंड आगे जा रहे थे उनका लेवल डेप्थ का वो सब इंक्रीज हो रहा था। सो लाइक फर्स्ट राउंड में बस यही सवाल था, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट रैंडम फॉरेस्ट, एसवीएम, ऐसा। फिर सेकेंड और थर्ड राउंड में वो अंदर घुसने लगे, जैसे एसवीएम है तो कर्नल क्या होता है, कर्नल का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, वैसा। और लाइक इन्फो एज स्पेसिफिक में कहना चाहूँगा, लाइक उनका एटीट्यूड ऐसा रहता है कि उनको लाइक बाकी सब चीज़ों से मतलब नहीं है, लाइक पीओआर अचीवमेंट्स मेरे को उन्होंने लाइक रेज्यूमे भी नहीं देखा है मेरा। बस उनका एक फिक्स लेवल ऑफ डेप्थ है, वो प्री डिसाइडेड, वो वहां तक तुमको पूछेंगे, अब डिपेंड्स तुम आंसर कर पा रहे हो या नहीं। So this may be vary from company to company. राइट। एंड विदित भैया आपका कैसा था? तो बेसिकली उसमें अपना पहले इंट्रो हो गया, फिर डीएससी के सवाल हो गए, फिर प्रोजेक्ट बेस्ड चलता रहा, फिर फिर प्रॉप स्टार्ट्स भी था कुछ राउंड में, तो 3 राउंड थे टोटल। और एचआर ऐसा सेपरेट नहीं था, मिक्स ही था। तो फिर लाइक किसी भी राउंड के बीच में वो एचआर रिलेटेड टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते थे कि और बताओ, ऐसा टाइप से कुछ भी। सो ऐसा कुछ would you like to share some memorable or interesting tales of your interview? यार मेरा वही मेमोरेबल टेल है, इंटरव्यू में झूठ मत बोलना। देखो मेमोरेबल तुम्हारा हमेशा एक ही इंटरव्यू होता है जो तुम क्रैक करते हो, ठीक है, बाकी सारे नाइटमेयर्स होते हैं। क्योंकि एंड तुम्हें विदित पता भैया रहता है एंड भव्या? कि तुमने कहाँ अपने वर्कअप्स करे, तो भाई मेमोरीज वही होते हैं जहाँ पे तुम्हारे अच्छे पास होते हैं, तुम जहाँ पे सेलेक्ट होते हैं, राइट। या परफेक्ट डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन। तो नाइटमेयर्स मेरा वो था दैट झूठ मत बोलना इंटरव्यू में। और मुझे यार एज सच कुछ याद नहीं आ रहा जो कवर ना हुआ हो मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस में।
मतलब मोस्टली तो कवर हो गया, इन जनरल वही रहते हैं, बस ऐसा है कि तो इंटरेक्टिव रहो, डरना मत, कॉन्फिडेंटली बोलो जो बोल रहे हो, फ्लुएंट रहो, ठीक है, कम्युनिकेशन बढ़िया रखो अपने इंटरव्यू और एचआर के साथ, आराम से हो जाती है चीजें। भैया डीएसए के चैट में एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि इंग्लिश कन्वर्सेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है? इंग्लिश इज मस्ट, मतलब देखो ऐसा, मैं बायस नहीं बोल रहा हूँ, बट जो भी तुम इंटरव्यू दोगे सब इंग्लिश में रहेगा 99.99%। तो जितनी अच्छी इंग्लिश कर सकते हो, जितनी अच्छी स्पोकन इंग्लिश कर सकते हो, ट्राई करो उतना करने का। नहीं होती है तो ठीक है, बहुत लाइक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर तो नहीं बोलूंगा लैंग्वेज, बट स्टिल जितना अच्छा हो सकता है उतना ट्राई करना। यार इंग्लिश में ऐसा है ना, मतलब मेजर कम्युनिकेशन इंग्लिश में रहता है इंटरव्यू में, और जब इंटरव्यूअर को दिख जाएगा कि भाई तू इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अच्छा है, लाइक दे हैव ऑलरेडी टेस्टेड यू, तब वो लोग थोड़ा अगर लाइट ले रहे होंगे तेरे को, तब तेरे से थोड़ा बहुत हंसी मजाक करके कॉलेज का बात कर लेंगे। वो भी ज्यादातर इंग्लिश में होता है, बट कभी कभी हिंदी में हो जाता है। एंड इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि भाई प्रॉपर हिंदी में इंटरव्यू वैसा कुछ, तो वो तो कभी नहीं होगा तुम लोग के साथ। लाइक इट विल ऑलवेज बी इन इंग्लिश, क्योंकि भाई प्रोफेशनल लैंग्वेज इन लोग इसी को बोलते हैं। बट बहुत बार ऐसा होते देखा है मैंने, व्हेन जो इंटरव्यूई है उसको अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है इन इंग्लिश, तो ही कैन क्लियरली आस्क। और हाँ, ये एक और चीज मैं बोलूंगा, इंटरव्यूअर के क्वेश्चन का आंसर करना, बट ओनली आफ्टर यू एग्जैक्टली नो कि बंदा क्या पूछना चाह रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, उसके क्वेश्चन पे 4 क्रॉस क्वेश्चंस कर ले, उसका इंटरव्यू ले ले कि ब्रो तेरे क्वेश्चन को नहीं समझ में आया, मतलब मेरे को, और ये मत बोलना नहीं समझ में आया डायरेक्टली कि भाई अब अगर आप ये पूछ रहे हो तो आप इसमें एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो मेरे से। ये अच्छे से क्रॉस क्वेश्चन कर लेना। और बहुत बार क्या होता है कि अगर तुम बहुत डीप क्वेश्चंस करोगे, इंटरव्यू को दिख गया कि इंग्लिश में वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है तेरे से, तो वो हिंदी में एक्सप्लेन कर देगा क्वेश्चन को, बट यू नीड टू आंसर योर क्वेश्चन इन इंग्लिश। ट्राई करना इंग्लिश में करने का। और यार इसका मतलब मैंने देखा है कुछ लोग जो नहीं एक होता है ना, फ्लुएंट नहीं है कम्युनिकेशन में इंग्लिश में, तो उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा यार कि मॉक इंटरव्यूज दे दो। मॉक इंटरव्यूज में ऐसा होता है, लाइक तुम लोग को आता तो ऑलरेडी है भाई, बस उस इंग्लिश में कॉन्फिडेंस नहीं है ना बोलने का। मॉक इंटरव्यूज में जब तुम लोग 3-4 इंटरव्यूज दे दोगे ना, वो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है कि भाई ऑलरेडी सब कुछ आता है, बस उसको इंग्लिश में ही तो बोलना है, और इंग्लिश में तो बोलना आता ही है। भैया रेज्यूमे में जो अचीवमेंट का सेक्शन होता है, अभी फिलहाल तो अचीवमेंट काफ़ी कम है, तो फिर उसको एज अ डेटा अगर डीएस के अगर फील्ड में जाऊंगा, तो उस केस में कौन कौन से कैसे कैसे अचीवमेंट्स चाहिए होंगे? अचीवमेंट्स तो यही बोलूंगा कि लाइक अगर तुम कैगल कंपटीशन वगैरह को जीतते हो, या फिर तुम्हारे पास कोई इंटर आईआईटी का कोई मेडल हो, या तो फिर तुम किसी दूसरे आईआईटीज में तुम कोई कंपटीशन जीत रहे हो, या तो फिर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन में तुम कुछ अचीव कर रहे हो। यार अचीवमेंट क्या होता है कि अचीवमेंट होता है जो तुम दूसरों को दिखाना चाहते हो कि ये मैंने करा है, राइट, अचीवमेंट ये सिग्निफाई करता है। तो अब ये स्पेसिफिक ये बता दे कि 4-5 है, ये तो इन जनरल है, बट तुम्हें ऐसी जो चीज जो बतानी हो लोगों को, वो तुम अपना अचीवमेंट सेक्शन में डाल सकते हो विद सम प्रूफ कि हाँ भाई लेजिट है। जैसे मैंने बोला, तुम ट्रुथ को थोड़ा सा ब्लेंड कर सकते हो, टॉप 10%, टॉप 15%, अमंग्स्ट इंडिया टॉप 1%, ठीक है, तो मतलब ऐसी चीजें डालो, अचीवमेंट ज्यादा रहते हैं तो बढ़िया रहता है। और भैया D2C के जो भी अचीवमेंट्स होंगे, मतलब D2C पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते होंगे अनस्टॉप पे, तो फिर वो भी वेरीफाई होते हैं क्या? सब हाँ होते भाई, हैं भाई, verification होता है। तुम्हारा पीओआर और अचीवमेंट कॉलम पूरा अच्छे से वेरीफाई होता है, राइट, उसमें कुछ भी फॉल्स और ब्लंडर मत लिखना। यार हाँ अक्षर, भैया, हाँ एक बोलो। क्वेश्चन था कि आप जो अभी प्योर का बात किए, तो प्योर आप खुद बोले थे ना कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब ज़्यादा मतलब मैटर नहीं करता डीएस के इंटर्नशिप्स मेनली, और मतलब एक्सपीरियंस भी क्या मैटर करता है, जैसे अगर कोई ऑफ कैंपस एक्सपीरियंस हो इंटर्नशिप का पहले से, कि इधर ऐसा कुछ काम किया है, सो ऐसा टाइप का। देखो जब तुम उत्कर्ष, ऑफ, उत्कर्ष एक सेकंड। यार अगर ऑफ कैंपस इंटर्नशिप है ना तुम लोग के पास, तो पहले तो ट्राई करो उसको वेरीफाई करवाने का टीपीओ के एंड से। अगर वो वेरीफाई हो जाए तो वेल एंड गुड, और ट्राई करो डिपार्टमेंट से एनओसी वगैरह मिल जाए, जो मेजोरिटी केसेस में नहीं मिलेगा। ट्राई टू मेंशन योर इंटर्नशिप्स इन योर प्रोजेक्ट सेक्शन, प्रोजेक्ट के सेक्शन में डाल दो। एंड वहां पर अंदर डिस्क्रिप्शन में जब हो रहा हो, सब सारा डिस्क्रिप्शन लिख दो प्रोजेक्ट के बारे में। इंटरव्यू में बता देना कि इट वाज एन रिमोट इंटर्नशिप जो ऑफ कैंपस था, एंड कॉलेज ने परमिट नहीं किया उसको एज वर्क एक्स डालना, इसलिए ये प्रोजेक्ट में है। ये चीज इंटरव्यू में मेंशन कर सकते हो इंटरव्यूअर को, एज सच अलग से कहीं नहीं। एंड और क्या, या मैं क्वेश्चन भूल गया तेरा। अरे मतलब हेलो। अपना ऑफ कैंपस अगर इंटर्न वगैरह है, अच्छा, राइट।
यार हाँ, उसका एज थोड़ा बहुत तो रहता है। अगर एकदम सेम रोल में है ना, तो तू मेरे से लिखवा के ले सकता है कि भाई मोस्ट ऑफ द केसेस में इंटरव्यूअर तेरे से उसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करेगा कि तूने रियल वर्ल्ड में क्या किया होता है। एंड अगर तू उस प्रोजेक्ट को अच्छे से डिस्क्राइब कर देगा, देन भाई तेरा हो जाएगा क्रैक। एंड अगर तूने वहां पे हक दिया, इसका मतलब तूने उस इंटर्नशिप में हक दिया था। एंड इसका मतलब ये इंटरव्यूअर तेरे नेक्स्ट इंटरव्यू तेरे को हायर करने से पहले सोचेगा 4 बार कि भाई इज ही वर्थ हायरिंग, बिकॉज तूने जस्ट पोर्ट्रे कर दिया कि तूने पिछले एक्सपीरियंस में हगा है। गाइस देखो, एक और चीज रहता है कि तुम्हारे अगर तुमने कोई ऑफ कैंपस इंटर्न करी है तो इट शोस कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, राइट? तुम्हें किसी डोमेन नॉलेज का कोई पर्टिकुलर किसी टॉपिक का आइडिया होगा। लाइक जो मैंने इंटर्नशिप करी थी दैट वाज ऑन टाइम सीरीज, तो उस चक्कर में लाइक 2 महीने में मैंने अच्छे से थोड़ा टाइम सीरीज के बारे में पढ़ा, उसके बारे में सीखा। अगर मैं इंटर्न ये नहीं करता था, आई वॉज प्रिटी श्योर कि मैं टाइम सीरीज के टॉपिक को टच भी ना करता मे बी। बट इंटर्नशिप से तुम्हें ये फायदा होता है कि तुम्हें एक्सपीरियंस मिल जाता है मल्टीपल चीजों का, ठीक है? वहाँ पे तो वही रहता है कि ऑफ कैंपस अगर इंटर्नशिप तुम करते हो ना, तो तुम्हें एक्सपीरियंस और एक्सपोजर मिलता है मल्टीपल टॉपिक्स का। तो वो बढ़िया रहता है, शोकेस करने के लिए अच्छा रहता है, आई फील। Yeah, like there is a question for Bhavya and Utkarsh for you. Like being in non-circuital, you get a big offer. So, like, is there any strategy we need to follow if we are in non-circuital branch? देखो यार, माइक म्यूट कर दो, बहुत आवाज आ रही है वो। ओके, देखो सबसे पहला, जो भी नॉन सर्किटल वाले हैं, ये मत सोचना कि मतलब भाई अब तो नहीं हो सकता, नहीं लगेगी। भाई लग जाती है। बस एक चीज है जो लगाती है, वो है तुम्हारी मेहनत। तुमने अगर मेहनत करी है, ठीक है, तुम्हें पता है कि तुमने मेहनत करी है, तुम्हें टॉपिक्स आते हैं, तुमने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तुमने लिटरली घिसा हो 1 साल 1 सेमेस्टर अच्छे से, तो लग जाती है। हाँ, ये मैं जरूर बोलूंगा कि कंपेयर टू सर्किटल, नॉन सर्किटल में जो कन्वर्जन रेट होता है, जो चांसेस होते हैं लगने के, कम रहते हैं। तुम देखोगे सर्किटल में मोस्टली बहुतों की लग जाती है, 50-60% बैच सॉर्ट हो रहा है। बट नॉन सर्किटल नीचे ब्रांचेस में देख रहे हो बस 10% की लग रही है। तो पहले तुम ये देखो कि क्या जो बाकी जिनकी नहीं लगी है, क्या उन्होंने वो मेहनत करी है? इफ यस, तो क्यों नहीं लग रही? अगर नहीं करी है तो ये डिलेमा तो छोड़ देना कि लग नहीं रही, क्योंकि तुमने मेहनत नहीं करी है। जनरली क्या होता है कि जो नॉन सर्किटल ब्रांचेस रहती है, अब जैसे मैं अपनी ब्रांच करूंगा के बारे में बताऊंगा, तो ऐसी ब्रांचेस में जनरली क्या होता है कि लोग मेहनत भी नहीं करते। अब जो मेहनत नहीं करेगा उसकी इंटर्न तो नहीं लगेगी भाई, स्ट्रेट सिंपल एज दैट, ठीक है? तुम्हारी मे बी प्लेसमेंट लग जाए क्योंकि कंपनीज बहुत रहती है, कन्वर्जन रेट्स बढ़िया रहते हैं, बट इंटर्न्स में कंपनीज लिमिटेड होती है थोड़ी, ठीक है? तो वही लोग सेलेक्ट होंगे जिन्होंने मेहनत करी है। तो ये मत सोचना कि ब्रांच से बीटी होगी, ब्रांच से बीटी कभी नहीं होगी उतनी। थोड़ी बहुत हो सकती है कि कुछ कंपनीज आ रही है स्टार्टिंग में वीक 1 वीक 2 या वीक 3 वीक 4 में, जो बोल रही है भाई ओनली सर्किटल। वो मैं अग्री करता हूँ, होती है ऐसी कंपनीज। बट ये तुम्हारा जो आइडियोलॉजी है कि भाई सर नॉन सर्किटल में बहुत दिक्कत है इंटर्न लगवाना, ये मत सोचना। तुम मेहनत करोगे तो बिल्कुल लगेगी, गारंटीड लगेगी, ठीक है? Bhavya, yeah, would you like to add anything? नहीं नहीं, बस यही है, जो फैक्टर्स आपके हाथ में नहीं है उस पर लाइक आप कुछ कर नहीं सकते। बस ये है, अगर कोई कंपनी आ रही है नॉन सर्किटल के लिए, तो फिर आपको मेक श्योर करना है कि आप अपना 100% दे रहे हो। वैसे मौके हाथ से जाने नहीं चाहिए। और मतलब रहा बात इंडी मतलब कि स्टूडेंट लेवल पे कंपटीशन का, तो उसमें आई डोंट थिंक कि सर्किटल सर्किटल के पास कोई एज है। बिकॉज लाइक इन्फो एज में हम 5 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए, एक भी सर्किटल का नहीं था। तो वो आपके प्रिपरेशन लेवल पे डिपेंड करता है। लाइक मैं अपना केस बताऊं तो पब्लिसिस्ट में 12 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे, जिसमें सर्किटल वाले भी थे, बट स्टिल मेरी लग गई। आई वुडंट लाइक, अब ये तो नहीं बोलेंगे कि लाइक एज मिल गया मुझे, इट्स जस्ट दैट कि मेरा इंटरव्यू उनसे बेटर गया होगा, ठीक है? तो ये जो रहता है डिलेमा और जो आइडियोलॉजी रहती है लोगों की कि भाई सर्किटल हमेशा ओवर पावर कर देता है इंटर्न, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तुम में अगर स्किल्स हैं तो तुम्हारी लग जाएगी। इट ऑल डिपेंड्स कि तुमने कितना मेहनत किया है, तुम्हारे स्किल्स क्या है। लेजिट है तो भाई बिल्कुल लगेगी, तो कोई रोक नहीं सकता तुम्हें, राइट? Yes, sir. So, And ये like we are, हो गया है क्या? हाँ what भैया, क्या बोल रहे थे आप? किससे बोला तूने? तो ऑलमोस्ट हम एंड पे आ गए, तो अगर ऑडियंस में से किसी को भी कुछ पूछना है तो एक बार अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे तक बढ़ते हैं। भैया लास्ट क्वेश्चन, आपने जब आपका जो इंटरव्यू था उसमें आपसे डीएसए के कैसे सवाल पूछे थे? मतलब अगर एसडी के फील्ड में जाए तो पूरा अंदर तक डीप तक जाएंगे, बट डीएस में तो डीएसए में ज़्यादा डीप में जाने का मतलब नहीं है ना।
देखो मैं बता दे रहा हूँ, जो मेरे पब्लिसिस्ट में जो इंटरव्यू हुआ था उसके कोडिंग राउंड में तो कोडिंग सवाल थोड़े इजी लेवल पे थे, ठीक है, वो बहुतों ने सॉल्व कर लिए थे। बट जो मेरा इंटरव्यू का था वो मुझे अभी भी याद है, लाइक जब मैं अपनी लीड कोड की शीट सॉल्व कर रहा था टॉप 100 वाली, उसी में से एक क्वेश्चन उठा के दिया था, दैट वाज कि एनाग्राम्स वाले, कि तुम्हें एक लिस्ट ऑफ सॉरी वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स दे रखा है, ठीक है, जैसे एटीएम हो गया, टीएएम हो गया, कैट हो गया, तो तुम्हें ये सॉर्ट आउट करना है कि कौन सा एनाग्राम्स है, जैसे एटीएम और टीएएम ये एनाग्राम है। तो एक ये क्वेश्चन था, और एक दूसरा क्वेश्चन था कि फाइंड द मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड एरेज। तो ये एक तो सूडो लाइक ब्रूट फोर्स हो गया कि तुम दोनों को ज्वाइन कर रहे हो और फिर सॉल्व कर रहे हो, बट एक और इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच होता है बाइनरी सर्च वाला। बट अगेन लाइक डीएसए मैंने प्रैक्टिस करा था, वो क्वेश्चन सॉल्व करे थे, तो मेरे लिए डीएसएस के क्वेश्चन सॉल्व करना इजी लेवल पे लाइक बहुत आसान था, वो लीड कोड मीडियम लेवल के थे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डीएसए तो कर ही लेना, तुम्हें पता नहीं कभी ना कभी कहीं भी आ सकता है डीएसए। इट्स लाइक कि मैंने बस एक बार अपने रेज्यूमे में मेंशन किया था कि मैंने इंटरव्यू बिट पे लाइक उसके सारे सवाल सॉल्व किए, 400 प्लस क्वेश्चन सॉल्व किए, तो उसने अज्यूम कर लिया कि मुझे डीएसए आता होगा। उसने मुझसे पूछा भी नहीं, उसने मुझे सीधा क्वेश्चन दिया कि ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो, राइट। तो मेक श्योर कि तुम कर लो डीएसए, इतना टफ नहीं है, मैं तो ये बोलूंगा तुम बस थोड़ा प्रैक्टिस करो, अभी भी 1.5 महीना है, रोज 5-5 4-4 सवाल सॉल्व कर लोगे ना तो आराम से तुम्हारा कवर हो जाएगा। मेक श्योर जो शीट्स है, एक भी शीट उठाते हो उसको अच्छे से सॉल्व करो। और भैया रिसोर्स आपने जो बोलो। इंटरव्यू बिट का जो आपने मेंशन किया अपने रिज्यूमे में, भैया वो आपने कौन से सेक्शन में दिया था अचीवमेंट्स में? यार देखो ऐसा था कि मुझे दिखाना था कि भाई मैंने डीएसए सॉल्व की है। देखो तुम अपना रेज्यूमे ऐसा सोचो कि तुम्हें अपनी बढ़ाई करनी है, अपनी तारीफ करनी है, ठीक है, तो तुम उसको ट्राई करोगे कहीं ना कहीं ऐड करने का। अब मुझे लग रहा था कि इसको मैं कहाँ डाल सकता हूँ, तो इसको मैंने अचीवमेंट में डाल दिया कि भाई देखो मैंने इंटरव्यू बिट पे 450 प्लस सवाल सॉल्व किया है, दिस इज माई अचीवमेंट विच आई वॉन्ट टू शो। तो तुम समझ रहे हो इसका इंटरप्रिटेशन अचीवमेंट डालने का, ये चीज है कि जो मुझे दिखानी है, राइट। तो कोई तुम्हें मना भी नहीं कर सकता, एंड इट्स लेजिट कि तुम जाओ मेरे अकाउंट पे देखो वहां पे है सॉल्व, तो कोई तुम्हें डिनाई भी नहीं कर सकता। और भैया डीएसए किससे मतलब लैंग्वेज इसके लिए क्या होना चाहिए, पाइथन से कर सकते हैं? ये हमने डिस्कशन तो पहले भी कर ली थी भाई। हाँ यार बोलो। लेना, इस पर अच्छा डिस्कशन हो चुका। बट इन शॉर्ट बता दे रहे बेसिकली हैं, रिसोर्सेज देखो ज्यादा हैं सी प्लस प्लस में, इसीलिए मैक्सिमम लोग सी प्लस प्लस करते हैं, लेकिन अगर तुम्हें पाइथन बेस्ट लगता है तो तुम पाइथन के साथ भी जा सकते हो। बिल्कुल सब कुछ तुम्हारे इंटरेस्ट पे ही डिपेंड करेगा। अगर तुम्हारा सच में किसी में इंटरेस्ट नहीं है तो गो विद सी प्लस प्लस, इट विल बी गुड। यार यस उदित देखो, यू कैन अनम्यूट। एक चैट में क्वेश्चन है, रेज्यूमे वाला। भाई तुम रेज्यूमे मेकर वगैरह सब छोड़ दो, जो टीपीसी का सेट टेम्पलेट होता है तुम्हें उसी में रेज्यूमे बनाना है, ठीक है। रिज्यूमे वाला क्वेश्चन मैं भी वही देख रहा था। रिज्यूमे का टेम्पलेट पूछने का सेंस नहीं है, बिकॉज ईपीओ का अपना खुद का एक फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में तुम्हारा रेज्यूमे बनेगा। ऑफ कैंपस के लिए अगर तुम अलग से कुछ बनाना चाहते हो उसको ना दे करके, देन आई कैन से तू कैनवा पे ट्राई कर सकता है, एंड एट सेम टाइम यार फिग्मा तो एवरग्रीन है तुम्हारे लिए। डॉक पे बनाना इज वेरी टफ। मतलब देख, टेम्पलेट अगर तू उठाना चाहेगा ना तो भाई वो ज्यादातर पेड होते हैं, जो अच्छा टेम्पलेट दिखेगा वो पेड होगा। एक काम कर, पेड टेम्पलेट देख ले एंड सिमिलर सा फिग्मा पे बना दे जा करके, या जा करके कैनवा या डॉक पे बना दे खुद से। हाँ उदित बोल। भैया मेरा डाउट था कि डीएस के लिए अगर जो कोडिंग राउंड होता है उसके अंदर सी प्लस प्लस में कोड कर सकते हैं या फिर पाइथन कंपलसरी है? हाँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ये लाइक सब लोग सुन लेना, बहुत लेजिट क्वेश्चन है। जब उसने मुझे डीएसए का क्वेश्चन दिया था तो मेरा पहला जो कंपाइलर खुला था दैट वाज सी प्लस प्लस वाला, उसका ये काउंटर क्वेश्चन था कि भाई तुम सी प्लस प्लस क्यों यूज कर रहे हो। तो मैंने उसको आराम से समझाया, देखो ऐसा है, ऐसा नहीं कि मुझे पाइथन नहीं आती, बट सुनो मेरी बात, कि जो डीएसए मैंने करी है, सीपी सॉल्व करी है, वो मैंने सी प्लस प्लस में करी है। पहले मैं इसको सी प्लस प्लस में कर देता हूँ, फिर अगर आपको चाहे तो मैं इसको पाइथन में कन्वर्ट कर दूंगा। ऐसा बता देना, ठीक है, जो सच है वो बता देना कि तुम ऐसा ऐसा करते हो। तो उसने बोला अच्छा ठीक है करो। तो मैंने सी प्लस प्लस में जब कोड किया तो वो समझ गया कि मैं पाइथन में कन्वर्ट कर लूंगा। मेरा सी प्लस प्लस में, देखो यार लैंग्वेज क्या होता है कि बस तुम अपने थॉट्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हो,
अगर तुम्हारा थॉट प्रोसेस सही है, तुम्हारा ब्रेनस्टॉर्मिंग सही है, तुम सॉल्व कर पा रहे हो, तो लैंग्वेज इज जस्ट अ स्मॉल बैरियर कि भाई इस लैंग्वेज से उस लैंग्वेज में करना, जो इतनी बड़ी चीज है नहीं, वो समझते हैं इंटरव्यूअर्स भी, ठीक है। तो ये अगर इंटरव्यू पूछता है तो तुम उसको प्यार से ऐसे समझा देना कि देखो डीएसए मैंने सी प्लस प्लस में गया है, ऐसा नहीं कि मुझे पाइथन नहीं आती, बट मैं इसमें ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, राइट। भैया एक सवाल और, जैसे कि मतलब कि अभी हम लोग को जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे उसके हम लोग को मैथ्स पे तो ध्यान फोकस कर देना ही चाहिए, लेकिन जब हम लोग मॉडल बिल्डिंग करेंगे तो उस टाइम जो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग होती है उसके लिए बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है, वो सब सीखनी ज़रूरी है, मतलब सीखनी तो ज़रूरी है, बट उस पर फोकस करना भी ज़रूरी है क्या? और जैसे यार बहुत बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, जैसे कि अभी उसको अगर डिप्लॉय कर दिया हमने तो ML ऑप्स वो सब पढ़ना है क्या अभी? यार देखो, अगर तुम कर पा रहे हो, मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम करो, क्योंकि बहुत हेक्टिक चीज है, ठीक है, और उसका तुम समझ रहे हो बहुत बड़ा स्किल सेट होता है। फिर ऐसे रहता है कि तुम्हारे लर्निंग में बहुत सारे होल्स ना क्रिएट हो जाए। तुम जितनी ज्यादा चीजें कवर करते हो, उतने चांसेस ऑफ गेटिंग होल्स भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तुम्हारी चीजें अगर छोटी है बट कॉन्क्रीट हो, दैट इज वे बेटर, ठीक है। अब एमएल ऑप्स की बात करें तो एमएल ऑप्स क्या होता है, लाइक बेसिकली तुमने एमएल मॉडल बनाया, तुम उसको डिप्लॉय कर पा रहे हो, मे बी फ्लास्क जेंगो यूज करके तुम AWS पे डिप्लॉय कर रहे हो, फिर उसको मॉनिटर वगैरह कर रहे हो, राइट। तो यार वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है चीजें, ठीक है। और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अगर तुम कर सकते हो तो डेफिनेटली करो, बट ऐसे तो इन जनरल मैं लोगों को ये सजेस्ट नहीं करता कि फॉर इंटर्न प्लेस सीजन की तुम डेवऑप्स एमएल ऑप्स पे इतना फोकस करो। इफ यू आर कॉम्पिटेंट इनफ तो बिल्कुल करो, कोई नहीं रोक रहा, बट ये मत करो कि भाई ये कर लेते हैं, मुश्किल है। उससे अच्छा है कि तुम बेसिक एमएल कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो। ये तो आई चैट गेस एक ये हाँ लास्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं चैट में कि भैया इफ ठीक। एनीवन हैज डन प्रोजेक्ट इन सीवी पे प्रोजेक्ट्स करे हैं, अच्छे करे हैं प्रोजेक्ट्स, अच्छे लेवल के हैं, तुम्हें उसका अच्छा आइडिया है, ठीक है, एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि भाई बढ़िया है, तो तुम एनएलपी शुरू कर सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है सीवी डमाडोल है, अच्छे से नहीं की है, तो पहले उसे स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। उसके टॉपिक्स अच्छे से समझो, मॉडल्स कैसे बनते हैं, आर्किटेक्चर क्या है, इसमें फिल्टर्स क्या है, कर्नल्स क्या है, कौन कौन से डिफरेंट लॉस है, ये लॉस दूसरे लॉस से बेटर क्यों है, अच्छे से समझ लो। ये हो जाता तो फिर बिल्कुल करो दूसरे दूसरे टॉपिक्स। और भैया आप लोगों के गिटहब प्रोफाइल मिल सकते हैं क्या, मतलब एज अ जस्ट देखना था। गिटहब प्रोफाइल हाँ दे देंगे। For the further queries, we have made a WhatsApp group whose link will be circulated in chat, so you can join there. Also, like, And I getting a guess feedback most of the question have been covered, so I'm circulating a Google form for feedback, which will be valuable for the next session. So please fill this. And in last, I would like to extend a vote of thanks and gratitude to our estimated guest for the valuable time and resource. Your suggestions were really insightful and it will be help us learn and develop grow. So as a guest of thanks, SCS IT BHU would like to present a e-memento to our guest. So just wait a second, I will presenting you. So this is for the Mr. Utkarsh Kumar. This is for the Mr. Bhavya Shalvaya. And this is for the Megh Bhaiya. Thanks, bhai. Thank you guys. And this is for the Vidit Agarwal. Thank you. These will be sent to your official email ID also. So now we can end the session. थैंक यू भैया। एक सेकंड भैया, एक फोटो ले सकते हैं क्या? सब Sure. एक बार कैमरा ऑन करते हैं, जो भी करना चाहे एक फोटो लेते हैं। यार सब लोग ऑन कर लो। हाँ सब लोग ऑन कर लो यार, जितने होते नहीं, हैं मजा आएगा। जितने अटेंडीज एंड ऑल है, और ये स्पॉटलाइट हटा दे तब तक। हाँ बस एक सेकंड, एक सेकंड। भाई बता देना जब फोटो लोगे तो। हाँ बिल्कुल, बस स्पॉटलाइट हटा दे। और यार किसी को कभी रीच आउट करना हो ना, लाइक अकेडमिक, नॉन अकेडमिक या किसी तरह की वीडी के लिए,
यार हम लोग हमेशा अवेलेबल है, किसी भी बात पे रीच आउट कर सकते हो, नॉट जस्ट एकेडमिक, लाइक कॉलेज का एकेडमिक्स, इंटर्न की बीटी प्रेशर एंड ऑल कोई दे तो आ जाना। और भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं सर्किटल में था और मेरे पे एसडी का बहुत प्रेशर आया था भाई, तो मेरे को वो हैंडल करना आता है, तो उसके लिए तो स्पेशली रीच आउट कर ही सकते हो तुम लोग। चलो लेट्स टेक अ फोटो। तो हम रेडी हैं, जिसको भी कैमरा ऑन करना है कर सकते हैं। हाँ, किसी को पोस्ट वगैरह करना हो। ठीक है चलो 58 तक वेट करते हैं सबके कैम ऑन करने का, तो फिर फोटो ले लेंगे। आदर्श तू भट्टा में है क्या? आदर्श राज भाग गया। अरे आपने बोला, उसने कैमरा ही ऑफ कर लिया। तो फोटो ले। चल ले लेते हैं यार। अरे आदर्श भाई आजा, नहीं बोलूंगा अब। हाँ, ले किसी लेते को हैं। कोई पोज भी सजेस्ट करना है या फिर सिर्फ नॉर्मल सा? यार कोई पोज क्या सजेस्ट करेगा मतलब इसके साथ? अरे भैया, बिल्कुल बेस्ट पोज है, थोड़ा सा ऊपर और कैमरा। अरे ले भाई रुक जा, हटा वो सब। जतिन साहब, ओके फॉर जतिन, लास्ट फोटो। Okay, we have done for the photo also. So thank you our audience and thank you our guest for coming for the session and making valuable input. हाँ भाई अपने कॉलेज में गेस्ट बना दे तू। चल ठीक है, लाइट है यार, बाय। चलो बाय गाइस, बाय, थैंक यू भैया। ऑफलाइन आओगे तो मिल लेंगे। हाँ बिल्कुल, चलो बाय बाय। बाय।